नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आयु विक्ट्री एजू हब पर। जैसा कि आप देख रहे हैं 19 सितंबर से राजस्थान के 4th ग्रेड का एग्जाम होने वाला है और आज मैं उन्हीं के लिए एक स्पेशल क्लास जो कि राजस्थान का पूरा सार यानी कि 40 नंबर का राजस्थान की भूगोल, संस्कृति और इतिहास से प्रश्न आने वाले हैं। तो इन 40 नंबर के लिए हमने एक 130 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इन तीनों टॉपिक से यानी कि राजस्थान का पूरा सार, चाहे इसमें भूगोल भी है, इतिहास के भी क्वेश्चन है और संस्कृति से, वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि छप सकते भाई, ठीक है ना। इसका मतलब 130 क्वेश्चन अगले हम 1 से 1.5 घंटे के अंदर करने वाले हैं। आप धैर्य बना के रखिएगा, इस क्लास को पूरा देखे जाएगा जिससे कि आपको एक फायदा होने वाला है और नंबर आपके बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट भी छपने वाले भाई, इसलिए मतलब आप इस क्लास को पूरा देख के जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, उम्मीद यही करता हूं कि अब आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया हो रखी होगी और आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिएगा या फिर शॉर्ट नोट बना रखे हैं उनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये दो काम करेंगे आप तो फिर आपके नेगेटिव मार्किंग कम होगी और नेगेटिव मार्किंग कम होगी इसका मतलब आप मेरिट में ऊपर तक आ जाएंगे, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग जितनी कम होगी उतना ही फायदा होने वाला भाई। और नेगेटिव मार्किंग एक ही कारण है, बार बार रिवीजन या फिर अधिक से अधिक आप क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूं। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो फिर इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार क्लासें अपलोड कर रहा हूं और उन क्लासों का आप फायदा उठाएगा। आगे वीडियो के लिए भी और उससे आगे PSI के लिए भी लगातार क्लासें अपलोड हो गई और उन सब क्लासों का आप निःशुल्क आप उनका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि और उसके साथ में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। आज का पहला क्वेश्चन इसमें सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मेट में देखने वाला है, ज्यादा हम डिटेल के अंदर जाएंगे नहीं, ये भी मैं आपको पहले बता देता हूं। ज्यादा डिटेल में अगर चले गए तो फिर ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अपना यहां पर इस क्लास का मकसद एक ही है, सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाना। मैं प्रश्न बोलूंगा फिर आंसर, फिर बाद में उत्तर भी बता दूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है और पहले क्वेश्चन को आप भी पढ़िए और मैं भी पढ़ता हूं, आंसर देने की आप भी कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? क्या वो जयपुर था, नीमच, आहुआ या फिर अजमेर? राजस्थान में 1857 की क्रांति का वो कौन सा केंद्र नहीं था? तो देखिए नीमच तो था, MP के अंदर पड़ता है वर्तमान में। आहुआ जो कि पाली के अंदर था वो भी था। अजमेर के अंदर ब्यावर था, लेकिन जयपुर एकमात्र ऐसा था, इसमें जयपुर से कोई भी क्या नहीं था, 1857 की क्रांति का स्थल नहीं था। तो आपको पता होना चाहिए भाई, जयपुर से नहीं था। राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के 6 छावनियां थी, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन खेरतल और ब्यावर ये दो है वो आपके क्रांतिकारियों ने भाग भी नहीं ली था क्रांति के अंदर, तो 2 छावनियों ने, बाकी टोटल 6 छावनियां थी। राजस्थान के अंदर क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से होती है 28 मई 1857 को, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नृत्य में से अक्सर प्रश्न आता है, ध्यान से पढ़ के जाना। क्या वो संकरिया है, गुड़ला है, पनियारी है, वालर है? ग्रासिया जनजाति का कौन सा वो नृत्य है भाई? तो देखिए ये संकरिया, घुड़ला और पनियारी, ये तीनों नृत्य आपको पता होना चाहिए। ये तीनों के तीनों नृत्य किनके हैं? कालबेलिया के भाई, कालबेलिया नृत्य है। अब आप मुझे ये बताइए, कालबेलिया को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के अंदर राजस्थान के यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ये नृत्य शामिल कर रखा है। कालबेलिया का जो नृत्य है कालबेलिया का, तो उसको कब शामिल किया गया ये आप मुझे बताइएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वालर नृत्य वे। ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य वालर है। आप मुझे कमेंट करके बताइए राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा ग्रासिया किस जिले के अंदर निवास करती है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। 56 बैसिन जिस जिले में है वो है, 56 का मैदान भी आ सकता है और 56 बैसिन भी आ सकता है, लेकिन 56 पहाड़ियां आ जाए वो अलग जगह है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बांसवाड़ा अगला है,
पाली, अलवर और टोंक, वो कौन सा स्थान है जहां पर राजस्थान के अंदर 56 बेसिन पाया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। माही नदी के 56 नदी नालों का समूह या फिर माही नदी का अफवाह क्षेत्र। ध्यान रखना, माही नदी का अफवाह क्षेत्र ही क्या कहलाता है? 56 नदी कहलाता है, 56 बेसिन कहलाता है, 56 गांवों का समूह। ठीक है ना? ये कैसा भी प्रश्न आ जाए, लेकिन आपका प्रश्न एकदम सही होना चाहिए। बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर, आपको बता दें, जो माही नदी है, माही नदी दक्षिण की ओर से प्रवेश करती है, खादू गांव बांसवाड़ा के से प्रवेश करती हैं और वापस यू आकार बनाती हुई वापस से भी दक्षिण की ओर चली जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान के अंदर इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जो कि सबसे बड़ा बांध भी है भाई, ठीक है ना? तो वो भी आप लंबा बांध है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आज का चौथा क्वेश्चन लेते हैं। कछवा राजवंश के संस्थापक थे दुलेराय, भारमल, जयसिंह, कोकिलदेव। मैं आपको बता दूं, कछवा राजवंश राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर इनका शासन था भाई। ये आप मान सकते हैं, इनकी जो रियासत थी वो जयपुर जिले के अंदर थी, इनका रजवाड़ा। अब आपको ये बताना है कि इसका जो संस्थापक यानी कि पहला राजा कौन हुआ था जो कि कछवा वंश के क्या करता है? स्थापना करता है, कछवा राजवंश के नींव रखता है। तो आपको पता होना चाहिए दुलेराय है जो कि कछवा राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इनके बाद में ये कोकिलदेव, ठीक है ना? तो अब देखिए, ये प्रश्न युद्ध से संबंधित प्रश्न जरूर आता है। और अब ये प्रश्न देखिए, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम क्या होगा? आपको इन लड़ाइयों का सही कालक्रम बताना है। अब बताइएगा, बयाना की लड़ाई, खातौली की लड़ाई, गागरोन की लड़ाई और एक, हाँ, तीन ही लड़ाइयां भाई। तीनों लड़ाइयों का क्रम बताना है, सबसे पहले लड़ाई कौन सी हुई और सबसे बाद में कौन सी हुई। तो आपको ये बताना होगा कौन सी लड़ाई सबसे पहले हुई थी। बता दीजिएगा, आप में से कौन बताएगा? तो आपको पता होगा खातौली और गागरोन ये पहले हो गई थी। सबसे पहले खातौली की हुई थी, आप सबको पता होगा, खातौली की हुई थी। उसके बाद में गागरोन की लड़ाई हो चुकी थी, ठीक है। और उसके बाद में हुई थी बयाना की लड़ाई, ठीक है ना? बयाना धौलपुर भरतपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है ना? लेकिन वर्तमान में आप बताइए कौन से जिले के अंदर है बयाना? पहले भरतपुर के अंदर पड़ती थी बयाना, लेकिन वर्तमान के अंदर क्या भरतपुर के अंदर है या डीग के अंदर है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बयाना की लड़ाई 3 नंबर पर, एक मिनट आप बताइएगा इसका क्या आंसर होने वाला है। देखिए, सबसे पहले 1 नंबर तो नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले खातौली की तो लड़ाई होगी भाई, खातौली की लड़ाई सबसे पहले होगी। सही बताए भाई, ये मतलब यही ऑप्शन एकदम सही है, ये वाला बी वाला ऑप्शन एकदम सही है। यहाँ ए बी सी डी ऐसे लिख दिया मेरे साथ, मैंने देखा बी ऐसे कैसे आ गया, इस हिसाब से मैं कंफ्यूजन हो गया, लेकिन ये वाला एकदम ऑप्शन सही है। यानी कि पहले ये 1 नंबर पर ये हो गई और 2 नंबर पर ये होगी और 3 नंबर पर ये होगी भाई। सबसे पहले खातौली का लड़ाई राणा संगा के इब्राहिम लोदी के मध्य लड़े गए थे 2 युद्ध, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना? तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही है, मतलब 2 खातौली की लड़ाई पहले, फिर गागरोन की और फिर बयाना की लड़ाई लड़ी गई, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलेगा 6ठा नंबर क्वेश्चन, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? गोगाजी, बाबूजी, राव अजीत सिंह जी या फिर राव मल्लीनाथ जी? बताइएगा इस प्रश्न का क्या आंसर होने वाला है। कुंडा पंथ, तो ध्यान देखिए, कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी? राव मल्लीनाथ ने की थी कुंडा पंथ की स्थापना। अक्सर ध्यान रखना, संत और संप्रदाय वाला टॉपिक भी सही ढंग से पढ़ के जाना, 1-2 प्रश्न वो जरूर देता है हर एग्जाम के अंदर। 7वां प्रश्न देखिए, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? जोगिया सारंगी, सिंधी सारंगी, जड़ीकी सारंगी और ध्यान रखना गुजरातनी सारंगी। तो आपको बताना होगा कि कौन सी सारंगी है वो जो अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा बजाई जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का तो सही आंसर ए ऑप्शन एकदम सही है, जोगिया सारंगी है वो अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा बजाई जाती है। यह आपको एकदम पता करके जाना होगा। 8वां प्रश्न देखिए, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? किसको कहा जाता है हाड़ौती का सुरंगा मेला? रामदेवरा मेला, पर्वतसर मेला या फिर पुष्कर मेले को या फिर चंद्रभागा मेले को? ध्यान रखना, ये राजस्थान का जो हाड़ौती प्रदेश है, इस हाड़ौती प्रदेश के अंदर झालरापाटन के अंदर मेला लगता है भाई, चंद्रभागा का पशु मेला, ठीक है ना? चंद्रभागा मेला
आप ये मान सकते हैं चंद्रभागा का मेला। बाकी प्रबलसन नागौर के अंदर है, रामदेवरा मेला आप सबको पता है जैसलमेर के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं, 9वां प्रश्न है, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत कई बार पूछा भी गया है, और ध्यान रखना इसको अर्थ क्या है हकत बहत का, क्या इसका क्या अर्थ है हकत बहत का? क्या सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, या फिर गांव के समीप चक भूमि संलग्न, या फिर संपूर्ण वर्ष खेत को बिना खेती के छोड़ना, या फिर नहर द्वारा सिंचित भूमि? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर? आप में से किसी को पता हो तो आप जरूर से इसका कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन एकदम सही है। सिंचाई एवं कृषि, सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को हम क्या कहते हैं? हकत बहत। ये आपको पता होना चाहिए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10वां क्वेश्चन, मुंह द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए, मुंह से फूंक देके जितने भी वाद्य यंत्र को बजाते हैं उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। आप वाद्य यंत्र, नृत्य और ये क्या बोलते हैं उनको, आभूषण और संत संप्रदाय, ये तो टॉपिक आपको एकदम रट के ही चला जाना। यहां से प्रश्न डायरेक्ट आते भाई, ठीक है ना। देखिए, अलगोजा, सतारा, मशक, रबाज, कौन सा वो वाद्य यंत्र है जिसको ये बोल रहा है मुंह के द्वारा या फिर सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंदर नहीं आता है? तो ये आपको बता दें, अलगोजा तो है, सतारा भी है, मशक भी है, लेकिन ये आपका रवाज नहीं है। ध्यान रखना, रवाज नहीं है, ये सुशीर वाद्य नहीं है, ये तीनों सुशीर वाद्य है। हालांकि सतारा आपको तत्व वाद्य यंत्र ऐसा लगता है, लेकिन ध्यान रखना सतारा भी सुशीर वाद्य यंत्र है। 11वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? अक्सर सिंचाई परियोजना से भी प्रश्न आता है। देखिए, 5 सोम कमला अंबा परियोजना, और उसके अलावा जवाई, और उसके अलावा सिद्धमुख। बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर तो क्या होने वाला है, कौन बताएगा? तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर एकदम सही है, सोम कमला अंबा परियोजना, ठीक है ना। ये एकदम सही है, डूंगरपुर जिले के अंदर है ना, डूंगरपुर जिले के अंदर है, सोम नदी पर, ठीक है ना। तो ये एकदम ऑप्शन एकदम सही है भाई, डूंगरपुर जिले के अंदर। मुझे एक बताइएगा, सोम कागदर है ना, सोम कागदर, ये परियोजना किस जिले के अंदर है, किस नदी पर है सोम कागदर? बताइएगा, सोम कागदर। 12वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रम में कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? वो उपक्रम जो कि भारत सरकार का नहीं है वो आपको बताना है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, सांबर साल्ट लिमिटेड सांबर, मॉडर्न बेकरेज इंडिया लिमिटेड जयपुर, और श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर। तो वो कौन सा है जो कि एक भारत सरकार का नहीं है, 3 भारत सरकार का है और 1 भारत सरकार का नहीं है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का है, और वो कौन सा है? चौथा नाम से ही पता चल रहा है, श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्री गंगानगर। बाकी ये तीनों है ना, ये तीनों ऊपर वाले भारत सरकार द्वारा लगाए गए हैं राजस्थान के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलेगा, 13वां प्रश्न लेते हैं, भारत का कौन सा वो राज्य है वो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो देखिए, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु करता है, राजस्थान करता है, गुजरात करता है, या फिर मध्य प्रदेश करता है। और आप सबको पता होगा जिप्सम के अंदर तो सबसे ज्यादा हमारा राजस्थान ही करता है। इसके अंदर तो भाई जिप्सम का सबसे ज्यादा, पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा पैदावार जिप्सम उत्पादन, उत्खनन मान सकते हैं, राजस्थान के अंदर होता है। अब मुझे आप बताइएगा, जिप्सम की राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी खान कौन सी है? ये आप कमेंट करके बताइएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान के खनिज संसाधनों एवं उनके उत्पादन स्थलों का मिलान कीजिएगा। मिलान करना है। देखिए, टंगस्टन, मैग्नीज, तांबा, सीसा जस्ता, सामने दे रखी है खानों के नाम, लीलवानी, डेगाना, जावरमाला और खेतड़ी सिंगाना। अब बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर होने वाला है, बताइएगा। तो देखिए, टंगस्टन आप सबको पता होगा, टंगस्टन डेगाना के अंदर है ना,
और मैग्नीज जहां पर बांसवाड़ा की जो खाने हैं लीलवानी खान मैग्नीज जहां बांसवाड़ा के अंदर, और तांबा सबको पता है खेतड़ी सिंगाना वाला क्षेत्र, और सीसा जस्ता जावर माला खान। तो इस हिसाब से देखा जाए पहले में ए आएगा, बी आएगा, पहले में बी है, दूसरे में ए है, पहले में बी, इसका मतलब एक ए में ही बी है भाई, ऑप्शन एक ही सही होने वाला है। ए बी इसी में लिख रखा है, बाकी वाला में सभी ए, यहां पर सी या डी है। देखिए बी आ रहा है पहले में, यानी कि देगाना, फिर लीलवानी, फिर खेतड़े सिंगाना, और फिर है आपके जावर माला। एकदम सही है। जितने भी खाने हैं, चाहे सीसा जस्ता की है, चाहे नवीनतम, अभी करंट के अंदर भी अगर कोई खान नवीनतम कोई मिले हैं और करंट के अंदर चर्चा में रही, तो उनको आप जरूर पढ़ के जाएगा। खानों वाले प्रश्न या फिर ये जितने भी खनिज है उनसे सीधा डायरेक्ट वाला मिलान वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आपको पता करके ही जाना होगा। अब देखिए, मुझे ये बताइएगा, राजस्थान, ये जो प्रश्न आया था ना अभी, राजस्थान खनिज वाला, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो सबसे बड़ा संयंत्र है वो कौन से जगह पर लगा हुआ है, और ये दो जगह पर लगा हुआ राजस्थान के, वो दोनों के नाम बताइएगा आप। कोमलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित पठार है, यानी कि कोमलगढ़ यानी कि राजसमंद जिला और गोकुंदा उदयपुर के मध्य से जो पठार स्थित है, उस पठार का क्या नाम है? मैसा का पठार है, उड़िया का पठार है, या फिर भोराट का पठार है, और या फिर इसका नाम छप्पन। तो मैं आपको बता दूं, उड़िया का पठार सिरोही का अंदर है भाई, भोराट का पठार है वो ध्यान रखना इनके मध्य स्थित है। किनके मध्य? कोमलगढ़ और गोकुंदा के मध्य। आप सबको पता होगा उड़िया का पठार है सिरोही के अंदर, ठीक है ना। और मैसा पर्वत पर राजस्थान का चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ है। छप्पन का मैदान पूछे तो बांसवाड़ा है, छप्पन की पहाड़ियां पूछे तो बाड़मेर के अंदर, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलेगा 16 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? वो कौन से जिले हैं जहां पर स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है? स्टेपी तुल्य से और अर्ध शुष्क शब्द साथ में लिख दिया है, इसका मतलब आपका प्रश्न और आसान हो गया। हमने एक वो मैराथन क्लास पढ़ी थी, अगर आपने नहीं देखी है अब तक तो मेरी वो जितने भी, चाहे भूगोल हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इसके इतिहास वाली, वो सब मैराथन क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। करंट वाली मैराथन भी देख लीजिएगा, जनवरी से अगस्त तक, उनमें सब ये क्लियर करा चुका हूं मैंने, पूरे पूरे टॉपिक क्लियर किए हैं। और इसके अलावा भी अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ वहां पर मिलने वाली है। जितनी भी जानकारी होगी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, क्या इसके अंदर हो सकता है? जालोर, पाले, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। आप सबको पता है अर्ध शुष्क जलवायु, एक तो शुष्क, फिर अर्ध शुष्क है ना, फिर उपाद्र, अति उपाद्र है ना, एक उपाद्र एक अति आद्र। तो यह आप सबको पता होगा। शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, और मरुस्थलीय वाले इसमें जिले कौन से हैं आप सबको पता चल रहा है। सेकंड वाला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि अर्ध शुष्क के अंदर जोधपुर जरूर आता है भाई, जोधपुर आता है, नागौर आता है, पाली आता है, सीकर आता है, झुंझुनू आता है, और जालोर आता है। ये सभी अर्ध शुष्क जिले के अंदर है, और इसी के अंदर पाई जाती है क्या? स्टेपी तुल्य। मुझे यह बताइएगा, राजस्थान के अंदर जो सवाना वनस्पति हैं वो कौन से जिलों के अंदर पाई जाती हैं, या फिर कौन से क्षेत्र के अंदर मिलती हैं? सवाना वनस्पति, नाम देख लीजिएगा एक बार, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। सवाना वनस्पति बताइएगा मुझे राजस्थान के अंदर कौन से क्षेत्र के अंदर, कौन से जिलों के अंदर मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 1972, 2019, 1983 और 1996। वो कौन सा सन है जिसके अंदर राजस्थान के अंदर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई? तो बताइएगा। अब मैं आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जो स्थापना, विभाग की स्थापना हुई, वो 1983 के अंदर होती है। सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा रट के जाएगा, सीधा ध्यान से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। 18वां प्रश्न देखिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। हाँ भाई, कभी कभार प्रश्न सिंपल भी आ जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष आप सबको पता है खिजड़ी है,
ठीक है ना। राज्य वृक्ष रोइडा का फूल है ना, ये भी आपको पता है। लेकिन मुझे ये बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा, राजस्थान का राज्यवादी यंत्र कौन सा है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। राजस्थान का राज्यवादी यंत्र, और वो कौन सा है, सुशीर है का, घन है का, ये आप बताइएगा, ठीक है ना। 19वां प्रश्न, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है, तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। ये राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है, राजस्थान में कहां पर स्थित है, तो मैं आपको बता दूं, ये है ना, ये प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है, और ये आप सबको पता होना चाहिए, ये अजमेर के अंदर है, और ये तो आप इसको रट के ही चले जाना, ये प्रश्न आपको मिल सकता है डायरेक्ट भाई, ठीक है ना। कई बार ये एग्जाम के अंदर रिपीट भी हुआ है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न देखिए, दादू पंत की प्रमुख पीठ स्थित है आमेर के अंदर, नरेना के अंदर, मंडोर के अंदर और करौली के अंदर। देखिए दादू पंत की जो प्रमुख पीठ है वो कहां पर स्थित है, मुझे आप एक प्रश्न ये भी बता दीजिएगा, दादू जी के एकमात्र एक ऐसे शिष्य भी थे जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और ये जो है ना, नरेना के अंदर इनकी प्रमुख पीठ है। दादू जी के शिष्यों को 52 स्तंभ भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने ढूंढानी भाषा के अंदर अपनी रचनाएं लिखी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे आप बताइएगा, दूल्हे के वेश में विवाह, वो राजस्थान के कौन से शिष्य थे दादू जी के जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे, मैंने बिजोलिया किसान आंदोलन को भी पढ़ा चुका हूं। विजय सिंह पटेल, केसरी सिंह वारड, जमनालाल बजाज, अर्जुन लाल सेठी। बिजोलिया, जितने भी मैंने इतिहास वाली एक मैराथन क्लास अपलोड कर दी है, उस क्लास को आप जरूर जाके देखिएगा। उस क्लास के अंदर मैंने इतिहास के वो सब टॉपिक एक साथ रिवीजन करवा दिया, इसका मतलब आपको वो क्लास जाके जरूर देखनी चाहिए, जरूर देखिएगा उस क्लास का और फायदा उठाएगा। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है, देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे वो विजय सिंह पथिक थे। हालांकि ये आंदोलन 1897 से 1941 तक चलता है। दूसरे चरण के अंदर विजय सिंह पथिक इनका नेतृत्व करते हैं, पहले चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास करते हैं। मुझे आप ये बताइएगा, जो तीसरा चरण है उसका नेतृत्व कौन करता है। और जितने भी मैंने प्रश्न पूछे उनका प्रश्न का आंसर देने की आप जरूर कोशिश कीजिएगा। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है ना। आप खुद कोशिश कीजिएगा आंसर देने की, और वो जब आप खुद आंसर देने की कोशिश करेंगे तो वो आपको लंबे टाइम तक याद होने वाला है, ये भी आप मान के चलिएगा। देखिए गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है। गीदड़ नृत्य कई बार पूछा भी गया है, गीदड़ नृत्य मेवाड़, हाड़ौती, बांगड़, सिखावटी नृत्य से हमेशा एक या दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और ये ऐसा है, गीदड़ वाला है, और भी ये गंवरी है, चरी है, ये नृत्य आप ध्यान रखिएगा जाएगा। कालबेलिया के नृत्य जैसे पनियारी है, सिकावटी है और वो संकरिया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा जाइएगा। जो ये गीदड़ नृत्य है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर होता है और ये किस क्षेत्र के अंदर होता है, तो सिकावटी वाले सिक्कर इनके क्षेत्र में होता है भाई, ठीक है ना, सिकावटी के अंदर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला है 23वां प्रश्न, देखिए देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। देलवाड़ा के अंदर जो मंदिर बने हुए 5 प्रमुख मंदिर बने हुए, उन मंदिरों का निर्माण सबसे किसने करवाया था देलवाड़ा के जैन मंदिरों का, तो आप सबको पता होगा। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, विमल साई का मंदिर जो कि विमल साई ने बनाया, यहां पर ऑप्शन के अंदर ये सारा दे रखे हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो फिर आपको विमल साई होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट विमल साई है भाई, ठीक है ना। और विमल शाह वाला आप जरूर इनके जितने भी फैक्ट बन रहे वो जरूर जाके देखिएगा। हर बार मंदिर में से इनमें से एक सिरोही वाले के देलवाड़ा वाले मंदिर इंपॉर्टेंट है, प्रश्न जरूर आता है। एक वो ये भी प्रश्न पूछता है कि कौन से राजस्थान के भूमि से लिखे, कौन से गुजर प्रतिहार से लिखे, ये भी आप प्रश्न देखे जाइए। और राजस्थान के अंदर जितने भी सूर्य मंदिर हैं उनको भी आप जरूर देखे जाइएगा, क्योंकि वो प्रश्न आजकल ऐसा पूछ रहे हैं कि कौन सा सूर्य मंदिर नहीं है, कौन सा गुर्जर प्रतिहार से लिखा है, कौन सा नहीं है, इसलिए आप दोनों प्रश्नों को सही ढंग से देखे जाना चाहिए। देखिए कानड़ दे परमान नामक काव्य का लेखक कौन है। पद्म नाम है, वीरभाणी, भट्ट जगजीवन है या फिर पंडित जीवाधर है। तो कानड़ दे परमन, देखिए कानड़ दे परमन किसने लिखा होगा, पद्म नाम,
पदम नाम ने कानड़दे प्रबंध लिखा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कानड़दे जालोर के शासक, तो इनके बारे में अब आपको क्या ज्यादा बताएं, लेकिन आपको पता होगा पदम नाम ने लिखा है। सब आपने पूरा का पूरा इतिहास पढ़ के आए हैं। तो कानड़दे कांके राजा जालोर के थे। मुझे आप ये बताइए कानड़दे के जो पुत्र थे उनका क्या नाम था? 25वां प्रश्न देखिए, 84 खंभों की छतरी स्थित है कोटा में, झालावाड़ में, बूंदी में, सवाई माधोपुर में। राजस्थान के अंदर 84 खंभों की छतरी कहां पर है? तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले के अंदर है। बूंदी जिले के अंदर राजस्थान के अंदर 84 खंभों की छतरी है। और इसके अलावा मुझे यह भी बताइएगा, राजस्थान के अंदर ये तो 84 खंभों की एक छतरी बूंदी के अंदर है, उसके अलावा भी कि राजस्थान के अंदर 84 खंभों की छतरी बनी हुई है, तो वो बताइएगा मुझे स्थान, और वो किसकी छतरी है, और ये छतरी किसकी है ये भी मुझे बताइएगा। 26वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के श्रेणी में आता है? कुमलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर या फिर गागरोन? कौन सा राजस्थान का वो दुर्ग है जो कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो ये आप सबको पता होगा, वो दुर्ग है गढ़ गागरोन। गागरोन ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो कि बिना नींव की चट्टान पर खड़ा है, सीधा, मतलब इसकी नींव नहीं है, ये सीधा चट्टान के ऊपर खड़ा है। और बताइएगा, और राजस्थान के अंदर मुझे एक ये भी बता दीजिएगा कि अबली मिनी का महल राजस्थान के किस जिले के अंदर है? 27वां प्रश्न देखिए, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? पहली बात तो यह आपको पता होना चाहिए कि रानी जी की बावड़ी कौन से जिले के अंदर है, तो बूंदी जिले के अंदर। अब इस बावड़ी का निर्माण रानी पद्मिनी ने कराया था, या फिर रानी नाथावती ने, या फिर रानी विजया देवी, या फिर रानी गायत्री? तो किसने करवाया था? ध्यान से देख लीजिएगा बावड़ी, और इनमें से प्रश्न जरूर आता है, और बावड़ी वाला प्रश्न आपको देख के जाना है। और ये बावड़ी वाला प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आप पूछ गए तो इसका आंसर जो सही होने वाला है वो रानी नाथावती होने वाला है। रानी नाथावती एकदम सही है, जिसका बूंदी के रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया। मुझे एक ये प्रश्न बताइएगा जो कई बार रिपीट हो चुका है कि तो तापी बावड़ी है वो राजस्थान के अंदर किस जिले के अंदर है? तापी बावड़ी, या एक तापी बावड़ी है, एक तपी दीजी की बावड़ी है, दोनों अलग अलग है। देखे, ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्था दिए गए गांवों की संख्या है। कितनी गांवों की संख्या है कि अकबर द्वारा दिया गया? अकबर द्वारा किसको दी गई थी? मोहिनुद्दीन, ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती को दरगाह की व्यवस्था करने के लिए अकबर द्वारा उनको गांव दिए गए थे। उन गांवों की जो भी राजस्व इकट्ठा होगा वो सब कौन यूज करेंगे फिर? इसके ख्वाजा दरगाह के लिए। तो वो गांवों की संख्या कितनी थी? 18 गांवों की संख्या थी जो कि अकबर द्वारा दिए गए थे। सीधा फैक्ट वाला क्वेश्चन है, आपको याद करना हो जाएगा। अब 29वां प्रश्न देखिए, तिवारा कर। तिवारा कर वसूला जाता था, तिवारा कर कब वसूला जाता था? ये क्या है? तो औद्योगिक उत्पादनों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार करने पर, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर, या फिर आप बताइए कृषि उत्पादों पर। तो बताइएगा तिवारा कर वसूला जाता है। क्या है तिवारा कर? तो मैं आपको बता दूं, तिवारा कर देखिए, कर वाले 1-2 प्रश्न ऐसे आते हैं अभी, ठीक है ना, और कर वाले प्रश्न आप जरूर याद करके जाइएगा। और इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये दिवाली और होली के जैसे पर्वों पर यह कर लगाया जाता। मुझे एक आप सबने, अब मैं इसका मैं आंसर बताता हूं। आबियाना नाम एक कर होता है जो कि जल पर लगाया जाता, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, आबियाना। तो ठीक है ना। 30वां प्रश्न, नाथ द्वारा का जो मूल नाम था वो क्या था? बनेड़ा, कानोड़, सियार या फिर बेदला? तो देखिए, नाथ द्वारा का मूल नाम है ना, वो ध्यान रखिएगा, सियार था। पुराना जो इनका मूल नाम था वो सियार था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न तो मैं आज सीधे डायरेक्ट प्रश्न करा रहा हूं। इससे पहले भी अगर आपने, मैंने जो वो क्लासें डाल रखी है, जितने भी मैराथन क्लासें, उन क्लासों को जाके जरूर देखिएगा एक बार, क्योंकि उस क्लासों के अंदर सीधा डायरेक्ट पूरा पूरा रिवीजन है, आपके पूरे के पूरे टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएंगे। इसका मतलब उन क्लासों को आप जरूर जाके देखिएगा। अगर आपने करंट अफेयर्स वाली नहीं देखी तो उनको भी देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और अगर अभी तक आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। 1734 ईस्वी के अंदर
आहूत यानी कि बुलाया गया था हुडा सम्मेलन और इसकी अध्यक्षता की थी। अब देखिए इसकी अध्यक्षता किसने की थी। हुडा सम्मेलन इंपोर्टेंट है, कब हुआ था? 1734 के अंदर हुआ। हुडा नामक स्थान कहां पर? भीलवाड़ा के अंदर है। क्या सवाई जयसिंह ने की थी, जोरावर सिंह ने की थी, या फिर दुर्जन साल ने की थी, या फिर जगत सिंह ने की थी? तो आपको मैं बता दूं ये जगत सिंह ने की थी भाई, ठीक है ना, ये जगत सिंह ने की थी हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता। यह आपको पता होना चाहिए। हुडा कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है और उसके अलावा 1734 के अंदर। चलेगा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुंदरा पहाड़ियां। 32वां प्रश्न देखिए, मुकुंदरा पहाड़ियां स्थित है, यानी कि मुकुंदरा पहाड़ियां किस जिले के है, कहां पर है? हाड़ौती के पठार में, भोराट के पठार में, अरावली के पहाड़ियों पर, या फिर छप्पन के मैदानों में? तो ये सबको पता होगा। मुकुंदरा हिल्स आता है कई बार, मुकुंदरा पहाड़ियां आती हैं, तो ये हाड़ौती वाले क्षेत्र के अंदर है भाई मुकुंदरा पहाड़ियां। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप पासन वापस से आगे देख लिए। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया है? ये तो अभी हम पढ़ के ही आए थे पहले वाले, तो ये आपके डूंगरपुर जिले के अंदर ये पढ़ के आए थे भाई। पहले प्रश्न को अलग अलग घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। किस खनिज से सीमेंट की चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयल्स एवं अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? वो कौन सा खनिज है भाई? खनिज आपको बताना होगा जिससे टाइल ये बनाई जाती है, चादरें, सीमेंट की चादरें। फेल्सपार है, या डोलोमाइट है, या एस्बेस्टोस है, या फिर वोलेस्टोनाइट है? तो आपको मैं बता दूं वो एस्बेस्टोस है भाई। घरों के अंदर जो आता है ना, देसी भाषा में पत्रे बोले जाते हैं, जो सीमेंट के पत्रे आते हैं, वो सीमेंट की चादरें यानी कि पत्रे आते हैं ना जिससे घर बनाए जाते हैं, वो एस्बेस्टोस दा खनिज है भाई। ये आपको पता होना चाहिए। मुझे ये बताइएगा आप, राजस्थान है ना, जो राजस्थान है किन खनिजों के अंदर एकाधिकार रखता है? यह प्रश्न कहीं बार पूछा गया है। एकाधिकार, राजस्थान किन खनिजों के अंदर एकाधिकार रखता है? मैं आपको एक तो मैं बता देता हूं, वो एक नंबर वोलेस्टोनाइट है। अब एक दो हैं और हैं जो आप बताइए कमेंट करके। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया था? 1968, 1967, या फिर 1963, या फिर 1969? तो श्री गंगानगर शुगर मिल्स के अंदर चुकंदर से चीनी बनाना कब स्टार्ट हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, ये है ना, आप ये ध्यान से पढ़ के जाएगा। ये सीधा फैक्ट वाला क्वेश्चन है और ये 1968 एकदम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलेगा, 36वां प्रश्न देखिए, सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? इंपोर्टेंट है क्योंकि सोनाड़ी नस्ल का कई बार प्रश्न पूछा गया है। और ये पाली, नागौर, सिरोही, उदयपुर। और ये एकमात्र ऐसी भेड़ है जिसकी एक विशेषता है, ये भेड़ जब चरती है ना, यानी कि जब घास खाती है, उस समय इसके कान इतने लंबे हैं कि वो मतलब जमीन को टच करते हैं। ये इस भेड़ की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। और ये भेड़ राजस्थान के अंदर उदयपुर के अंदर पाई जाती है। उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा सोनाड़ी भेड़ मिलती है। मुझे यह बताइएगा, राजस्थान के अंदर वो ऐसी कौन सी भेड़ है जो सबसे ज्यादा ऊन देती है? एक तो ये प्रश्न बताइएगा, और एक प्रश्न ये बताइएगा, राजस्थान के अंदर वो कौन सी भेड़ है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा है? ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। दोनों प्रश्न का आप आंसर देंगे। थार पारकर किस पशु की नस्ल है? गाय, भैंस, बकरी, या फिर भेड़? वो कौन सी नस्ल है? आपको सीधा डायरेक्ट ये प्रश्न देखने को मिलेगा, आप देख लेना। तो देखिए, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, तो आप सबको पता है थार पारकर एक गाय की नस्ल है। क्या है? गाय की नस्ल है। यह एक गाय की नस्ल है, ठीक है ना। आपको पता होगा मुर्रा है ना, मुर्रा, खुंडी, ये भैंस की है, बकरी की खैरी है, जमुनापरी है, लोई है, पुंगल। पुंगल तो भेड़ की भी नस्ल आती है, ठीक है ना। 38 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर है? देखिए, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान तो क्या अविकानगर टोंक के अंदर है, उसके अलावा जोरबीर बीकानेर के अंदर है, तबीजी अजमेर के अंदर है, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है। तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र ये राजस्थान के अंदर कहां पर है? ये अविकानगर टोंक के अंदर है। मुझे ये बताएगा, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे कि तबीजी अजमेर के अंदर क्या है। तबीजी अजमेर के अंदर क्या है, ये मुझे अभी हम पढ़ के आए थे ना। 39वां प्रश्न देखिए, मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित
किया जाना प्रस्तावित है। तो ये पहले से हो चुका है, अभी प्रस्तावित क्या है, अभी तो हो चुका है, जो जोधपुर पाली बाड़मेर उदयपुर, ये कौन से जिले के अंदर हुआ? तो ये मारवाड़ से, सबसे ज्यादा मारवाड़ यहीं पर प्रसिद्ध है भाई, जोधपुर वाले क्षेत्र को ही मारवाड़ कहा जाता है। हाँ, उसके अलावा फिर अगर जोधपुर न दे रखा हो तो पाली को मारवाड़ में शामिल करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मारवाड़ वाला इलाका जोधपुर वाला ही माना जाता है। 40वां प्रश्न देखिए, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में कहां पद दिया गया? क्या पद दिया गया? मतलब मारवाड़ से जब दुर्गादास को निकाल दिया गया, दुर्गादास किन के समय वहां पर थे? मुझे यह बताइएगा, दुर्गादास के समय जोधपुर के महाराजा का क्या नाम था, यह बताइएगा आप, उनका क्या नाम था वो आप जरूर बताइएगा। सेनापति, हाकिम, प्रधान, मनसबदार। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी गया है, और ये आप इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो तो हाकिम हो जाएगा, हाकिम हो जाएगा, ठीक है ना। दुर्गादास की जो छतरी है वो उज्जैन के अंदर बनी हुई, ये भी आप पता होना चाहिए, तो ये आप पता करिएगा। लेकिन आप ये मुझे प्रश्न के अंदर बताइएगा, दुर्गादास के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे और किन को इन्होंने पूरे अपना जीवन दांव पर लगाकर उनको अपनी राज सिंहासन वापस से दिलाया था, वो कौन थे? तो ये आप जरूर बताइएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं, 41वां क्वेश्चन। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बूंदी, कोटा, मेवाड़, आमेर। अटपटी, अटपटी आप लोगों सबने पढ़ा होगा, अटपटी पगड़ी। देखिए अटपटी पगड़ी है ना, अटपटी चित्रकला से अक्सर प्रश्न आते हैं, और अटपटी पगड़ी आपको ध्यान रखना है, ये मेवाड़ से था, और मेवाड़ ही चित्रशैली की सबसे प्राचीन चित्रशैली भी माना जाता है, मूल चित्रशैली इसको ही माना जाता है। उसके अलावा शिकार करते हुए दृश्य मैं आपको बता दूं, कोटा के अंदर है, पशु पक्षियों के बूंदी से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा राजस्थान की एक नारी सौंदर्य का वर्णन जो कि किशनगढ़ शैली के अंदर हो रखा है, सावंत सिंह के समय वहां पर श्रवणकाल माना जाता है। नाथद्वारा शैली के अंदर केले का वृक्ष का वर्णन सबसे ज्यादा किया रखा है, पिछवायों का वहां पर वर्णन हो रखा है। मुझे ये एक प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है कि आप मुझे बताइएगा, राजस्थान की वो कौन सी चित्रकला है जहां से वेश्याओं के सबसे ज्यादा मिलते हैं क्या चित्र? और एक आप ये भी बता सकते हैं, राजस्थान की वो कौन सी चित्रशैली है जिसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे ज्यादा प्रभाव? और एक प्रश्न और बता दीजिएगा, राजस्थान की वो कौन सी चित्रकला है जहां पर मुगल प्रभाव सबसे ज्यादा देखा गया? ये तीनों प्रश्न के आंसर आप मुझे देंगे भाई। अब तो मैं ये मान के चल रहा हूं ना कि अब आपको तैयारी बहुत अच्छी होगी, और इसी हिसाब से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूं जो को प्रश्न आने की बार बार संभावना रहती है, इसलिए आप जरूर इन प्रश्नों को गौर करिएगा, क्वेश्चन के आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिएगा भाई। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़े क्या है बोल रहे हैं, नहीं देंगे तो क्या होगा। ज्योति हुई करसी भूमिका साक्ष्य प्राप्त होता, ये मैंने अभी जो क्लास कराई थी मैराथन क्लास के अंदर इसको पूरा डिटेल से बताया, ठीक है ना। कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो, बनवाली से, हड़प्पा से। तो देखिए, जुते हुए खेत के अवशेष, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये राजस्थान के कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला, ठीक है ना, हनुमानगढ़ जिला। ध्यान रखना, घग्गर नदी, कालीबंगा। 1953 के अंदर अमलालाल घोष ने इसकी खोज की थी। लेकिन मुझे एक बताना पड़ेगा आपको, क्या बताना पड़ेगा? उत्खननकर्ता कौन कौन थे ये आप मुझे बताएगा। वैसे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली छोड़ियां, यहां पर एक बढ़िया जल निकासी का ना, मतलब पानी निकालने का, जल निकासी का यहां पर अभाव ही था। लेकिन यहां पर लकड़ी की नालियां मिली, ये भी आप ध्यान रखना। यहां पर 6 छेद वाली एक खोपड़ी भी मिली है, जिसके हम आइडिया लगा सकते हैं कि सले चिकित्सा के बारे में ये जानकारी रखते थे। उसके अलावा भूकंप के भी साक्ष्य मिले, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 43वां प्रश्न देखिए, मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष में हुआ? मैंने उस इतिहास वाली क्लास में इतनी सारी घटनाएं बताई थी, जिसमें से एक घटना ये भी थी, तो वो घटनाएं आप सबको याद होनी चाहिए, क्योंकि घटना वाले क्वेश्चन कर्मचारी बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन बनता है। 1911, 1912, 1913 और 1914। तो ये आपको बता दें तो ये इस प्रश्न का तो सही आंसर मानगढ़ धाम जो कि बांसवाड़ा के अंदर है, वहां पर ये घटना घटी थी। तारीख भी याद रख सकते हैं, रखना चाहे तो 17 नवंबर 1913 है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नवंबर 1913, कुछ भी आप याद थोड़ा बहुत रखे जाएंगे तो ही ये प्रश्न सही होने वाला भी, ठीक है ना। अगला देखिए, बनी ठनी। बनी ठनी चित्र किस शैली का है? मेवाड़, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़।
तो बड़ी ठनी आप सबको पता होगा, ये किससे लिखा है? मोर धवंस न्यालचंद द्वारा इसको बनाया गया, एरिक डिक्सन द्वारा इसको क्या कहा गया था, ये आप मुझे बताएंगे। और उसके अलावा यहां पर नारी सौंदर्य का सबसे ज्यादा वर्णन करेगा, ठीक है ना, नारी सौंदर्य का सबसे ज्यादा वर्णन भी कर रखा है किशनगढ़ शैली के अंदर। राजस्थान की एक मैं आपको और बता दूं, नागरीदास या फिर सावंत सिंह के समय इनका क्या बोल सकते हो, सबसे ज्यादा श्रवण काल माना जाता है, ठीक है ना। बड़ी ठनी उनकी प्रेमिका के ऊपर ही चित्र बना रखा है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, मोर ध्वज न्यालचंद द्वारा ये बनाया गया था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, राजस्थान की एकमात्र एक ऐसी चित्रशैली भी है जहां पर चित्र बनाने के बाद में अपना नाम और तिथि अंकित कर देते हैं। और ये चित्रशैली मैं बता देता हूं, ये चित्रशैली बीकानेर चित्रशैली है। लेकिन आप मुझे यह बताइएगा, राजस्थान के अंदर वो चित्रशैली कौन सी है जिसके अंदर कदम वृक्ष का सबसे ज्यादा चित्र बनाया गया? तो ये आप मुझे बताइएगा। 45वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य? मैंने अभी बोला था ना, अभी बोला था पीछे कि एकाधिकार रखता है राजस्थान। वो कौन से खनिज है जिसके अंदर एकाधिकार रखता है? तो मैंने एक तो बता दिया, वोलेस्टोनाइट था, ठीक है ना। और एक सीसा जस्ता में भी हम नंबर 1 है। और कौन सा है? तो एक आपको बता दें, वो खनिज है सेलेनाइट, है ना। सेलेनाइट होगा ना भाई, सेलेनाइट होगा, क्योंकि तांबे के अंदर आपको पता होगा, तांबे के अंदर हमसे भी और राज्य भी काफी अच्छा कर रहे हैं। तो सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, ये 3 ऐसे खनिज हैं जिसके अंदर राजस्थान, पूरे भारत के अंदर राजस्थान सबसे ज्यादा उत्पादन करता है और ये एकाधिकार रखता है। मतलब ये सबसे ज्यादा राजस्थान ही उत्पादन करता है इनका। लेकिन तांबे के अंदर हम, ठीक है, हम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, तो ये राज्य भी काफी अच्छा कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तांबे के अंदर। 44वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, हरदेव जोशी। ये एक प्रश्न आ गया भाई पॉलिटी से संबंधित, तो ये आपको ध्यान रखना, ये जोधपुर से संबंधित है, जयनारायण व्यास। ये पॉलिटी वाले में देख लेंगे, पॉलिटी वाली क्लास भी मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है ना। राज्य व्यवस्था, राजस्थान की पूरी राज्य व्यवस्था उस क्लास के अंदर एकदम पूरा रिवीजन, चाहे आयोग हो, चाहे पूरा राज्यपाल, विधानसभा, सब कुछ उसके अंदर मैंने क्लियर कर दिया है। पूरी रिवीजन क्लास है एकदम, और घंटे 1.5 घंटे की होगी, और पूरा के पूरे टॉपिक मैंने एक साथ में कवर कर दिया। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, आषाढ़ कृष्ण तृतीया, या फिर श्रावण शुक्ल तृतीया, या फिर चैत्र शुक्ल तृतीया? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा है। तो देखिए, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया कौन सा होगा? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को हम क्या मनाते आ रहे हैं? कजली तीज, कजली तीज मनाते आ रहे हैं। कजली तीज बोलिए, बूढ़ी तीज बोलिए, बड़ी तीज बोलिए, ये सभी कहां की है? बूंदी की प्रसिद्ध सातोड़ी तीज है ना। लेकिन एक प्रश्न एक और आ रहा, छोटी तीज, तीज की सवारी, ये सब जयपुर से है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कजली तीज का मेला भी बूंदी के अंदर लगता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ध्यान रखिएगा, भाद्र की अंधारी तीज, ठीक है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। मुझे ये बताइए, वैशाख शुक्ल तृतीया को हम क्या मनाते हैं? वैशाख शुक्ल तृतीया, ध्यान से सुनिएगा, वैशाख शुक्ल तृतीया को हम राजस्थान के अंदर कौन सा त्योहार मनाते हैं? और यह त्योहार राजस्थान के अंदर कई बार एग्जाम में पूछा गया। 47वां प्रश्न, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? वो राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसको बख्तरबंद कहा है? चित्तौड़, कोमलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंबोर, कौन सा दुर्ग है? तो ये राजस्थान का, देखिए, जो इस अबुल फजल ने एक तो रणथंबोर दुर्ग को तो कहा था बख्तरबंद, ठीक है ना, लेकिन कोमलगढ़ दुर्ग के बारे में यह भी कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के अगर पगड़ी पहनी हो, अगर इस दुर्ग के जो कटारगढ़ बन रखा है कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर, उसको देखा जाए तो पगड़ी नीचे गिर जाए, ये भी अबुल फजल नहीं कहा था, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो रणथंबोर, मुझे आप बताइए, ये भी बता दीजिएगा, राजस्थान के अंदर यूनेस्को मैं आपको बता दूं, यूनेस्को के अंदर राजस्थान के अंदर कितने दुर्ग शामिल किए गए? 6 दुर्ग शामिल किए गए। अब मुझे आप बताइएगा, इन 6 दुर्गों को नाम लिख के बताइएगा, जिसमें से एक ये है, एक ये है, एक ये, 3 तो ये हो गए, और 3 कौन से मुझे बता दीजिएगा। CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी स्थित है लखनऊ, पिलानी, अजमेर, नई दिल्ली। ये कहां पर स्थित है?
तो ये आपको सबको बताया सिरी की स्थापना पिलानी झुंझुनू के अंदर है भाई, पिलानी झुंझुनू के अंदर, ठीक है ना, पिलानी झुंझुनू। 49वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनंडर के 16 सिक्के, ये प्रश्न मैंने मैराथन क्लास के अंदर बताया था भाई, तो देखिए प्राप्त हुए, कौन सा वो स्थान है जहां पर मिनंडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं, मिनंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो वो स्थान कौन सा है, स्थान है वो नगरी। अगला देखिए 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, नागभट्ट सेकंड, देवपाल, महेंद्रपाल फर्स्ट और भरतर भट्ट। तो कौन सा वो शासक है जो कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, तो आप सबको पता होगा यह ऊपर वाले नागभट्ट है, देवपाल है, महेंद्रपाल है, लेकिन ये वाला नहीं है भाई, ये वाला नहीं है, तो ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक बात मेरे कहने से आप जरूर देखिएगा, राजस्थान के अंदर जितने भी गुर्जर प्रतिहार शैली के जो मंदिर है वो कौन कौन से, सीधा ऊपर ऊपर से देखे जाएगा ये मंदिर कौन कौन से हैं, और राजस्थान के अंदर सूर्य मंदिर कौन कौन से, ये जरूर देखे जाएगा, प्रश्न डायरेक्ट आता भी इसमें से। 51वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पद नाम प्रयोग किया जाता है, ये वाला पद, तो राजकीय कवि के लिए, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, राजकीय ज्योतिष के लिए, या फिर मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए, तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं यह प्रयोग है ना राजकीय ज्योतिष के लिए इसका प्रयोग किया जाता है नैमित्तिक पदनाम को, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलेगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं 52वां प्रश्न, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, वो कौन सा क्रांतिकारी है जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड के अंदर इनको सजा मिली थी, जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक जो कि भूप सिंह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश जिनका मूल नाम भूप सिंह था, ठीक है ना, तो इसके अंदर आपको बता दें केसरी सिंह बारट को इसके अंदर महंत प्यारेलाल हत्याकांड के अंदर सजा मिली थी। मुझे आप कमेंट करके बताइए जो ये महंत प्यारेलाल है ना, ये महंत प्यारेलाल किस जिले से संबंध रखते थे, कौन से जिले से ये संबंधित थे, और है ना, तो ये आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 और 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी, वो कौन सा अधिकारी था जिसने सबसे पहले 1817 से 1818 तक मतलब संध्या की थी, डेविड ऑक्टर लोनी, चार्ल्स मेटकॉफ, ऑर्थर वेलेजली, या फिर जॉन जॉर्ज। तो मैं आपको बता दूं यह प्रश्न आप जरूर देख के जाएगा, राजस्थान के ये भी ऐसा भी प्रश्न आता है, इसका तो चार्ल्स मेटकॉफ हो गया, एक आप ध्यान रखिएगा। और राजस्थान के अंदर 1857 की जब क्रांति स्टार्ट हुई थी उस समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे भाई, क्या एजेजी एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है ना, और कैप्टन, उसके बाद में अलग अलग राज्यों के अंदर पॉलिटिकल एजेंट भी होते थे। जोधपुर के अंदर कौन थे, मैकमोसन थे, कोटा वाले के अंदर बर्टन थे, ईडन थे, जयपुर वाले के अंदर कैप्टन सावर्स थे, आपके उदयपुर वाले के, ये भी आप जरूर याद करके जाइएगा, प्रश्न आता है भाई, ठीक है ना। 54वां प्रश्न, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थे, तो देख लीजिएगा बूंदेली, प्रतापगढ़, उदयपुर, शाहपुरा। तो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो वो कौन सी रियासत थी, वो उदयपुर रियासत थी भाई, उदयपुर रियासत जो कि इनका हिस्सा नहीं थी। ये भी मैंने मैराथन क्लास के अंदर क्लियर किया है, अगर हो सके तो आप जरूर उन क्लास को देखिएगा। 55 नंबर प्रश्न है, त्याग भूमि के संपादक कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय, जयनारायण व्यास, देवी दत्त त्रिपाठी, उसके अलावा ऋषि दत्त मेहता। तो कौन सा वो व्यक्ति था जिसने त्याग भूमि के संपादक के रूप में काम किया था, तो मैं आपको बता दूं राजस्थान के अंदर हरिभाऊ उपाध्याय का ही इसके संपादक रहे, कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय। और मैंने अभी पूछा था ना आपको कि वो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो तीसरा चरण है उसका नेतृत्व किसने किया था, उसका नेतृत्व करने वाले हरिभाऊ उपाध्याय थे, ठीक है ना, जमनालाल बजाज के कहने पर। हालांकि महात्मा गांधी ने तो जमनालाल बजाज को भेजा था, जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को मतलब तीसरे चरण का नेतृत्व करने के लिए बोला था। सुमेलित करने वाला प्रश्न है, मंदिर और जगह दे रखे हैं, कामेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है, शीतलेश्वर मंदिर कहां है, पीपला माता और नीलकंठ, इन मंदिरों का सामने जिले दे रखे हैं, आपको बताना होगा ये कौन से जिले हैं,
ठीक है ना। तो ये आप बताइएगा कौन से जिले के अंदर कौन सा मंदिर है, ये आपको बताना होगा। तो देखिए सबसे पहला कामेश्वर माता का मंदिर है वो पाली के अंदर भी कामेश्वर माता का मंदिर, यानी कि पहले के अंदर डी आना चाहिए, मतलब इसके अंदर डी है, इसके अंदर डी है। अब दूसरा मंदिर है शीतलेश्वर मंदिर, और ये शीतलेश्वर मंदिर है आपके झालावाड़ के अंदर, ठीक है ना। तो ये भी आप झालावाड़ सी, अच्छा इसके अंदर है भाई से, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। और पिपलाद माता का मंदिर फिर भी हो गया जोधपुर के अंदर, और नीलकंठ महादेव मंदिर ए अलवर के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, और ये ऑप्शन सही है दूसरा। राजस्थान के अंदर तिथि युक्त सबसे पुराना मंदिर भी झालावाड़ के अंदर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुझे एक कमेंट करके बताइए विरात्रा माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले के अंदर है और कहां पर पड़ता है। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित में से मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है, मतलब चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर जो मंदिर बन रखे हैं उनमें से एक जैन मंदिर है। कोमश्याम मंदिर, सतवेश देवरे, समिदेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। तो कौन सा वो मंदिर है जो कि एक जैन मंदिर है, तो आपको ध्यान रखना सतवेश देवरे, 27 देवरे, यानी कि 27 देवरी का मंदिर। ये 27 लिख रखा है और तो ठीक है, लेकिन 27 देवरी। ये तुलजा भवानी जो कि शिवाजी की इनकी आराधना करते थे, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी मंदिर है भाई वहां पर चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है ना। चलेगा अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। प्रश्न ऐसे जरूर आते हैं। आप जितने भी चित्रकला से संबंधित जितने भी चित्रकार हैं उन सब शैलियों के अलग अलग चित्रकार जो कि महत्वपूर्ण उनको देख के जरूर जाएगा। ग्रुप में पूछता है, यहां पर सीधा पूछे गए जमुना दास, नानक राम, बक्सा राम, नंद राम। तो आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान का अंदर जो नानक राम है वो आपके अलवर शैली से नहीं संबंधित है, ये जयपुर शैली से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए, नानक राम, ठीक है ना। बाकी ये जमुना दास है, बक्सा राम है, नंद राम है, ये सभी अलवर शैली से संबंधित है। राजस्थान की अलवर शैली से ही सबसे ज्यादा वेश्याओं के चित्र मिले, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान की ईस्ट इंडिया कंपनी का भी यहीं सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मुगल शैली का प्रभाव जयपुर वाले पे देखने को मिला, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नानक राम, ये सही आप ध्यान कर लीजिएगा। 58% निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बोल भारमली यादवेंद्र शर्मा, पागी चंद्र प्रकाश में देवल, कोडम दे मेघराज मुकल की, और पग फेरो मणि मुदुरकर। तो इसके अंदर यह पागी जो है वो चंद्र प्रकाश देवल की है, एकदम सही है। कोडम दे जो कि मेघराज मुकल की है, यह भी आपको पता होना चाहिए। पग फेरो है वो मणि मधुकर की है। ये कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि पग फेरो किसकी है, तो पग फेरो मणि मधुकर की है। लेकिन ध्यान रखिएगा बोल भारमली है वो यादवेंद्र शर्मा की नहीं है, यह ऑप्शन एकदम गलत है, तो यह आपको पता होना चाहिए। चलेगा पीछे वाला हो गया। गंवरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित थे, प्रश्न यह आता भी कैसे थे, लंगा, मांड, तालबंदी या ठुमरी। तो ये किससे संबंधित, तो आप सबको पता होगा गंवरी देवी है वो मांड गायकी से संबंधित थी, मांड गायकी, ठीक है ना, मांड गायकी से संबंधित थी कौन, गंवरी देवी। चलिए 60वां प्रश्न लेते हैं। नारी संत दयाबाई शिष्या थी, प्रश्न आता है कई बार आ चुका है, सहजोबाई दयाबाई वाला, ठीक है ना। संत चरणदास जी की, संत निमाकाचार्य की, संत रैदास की और संत रामचरण की। तो ये किसकी थी, तो आपको पता होगा सहजोबाई और दयाबाई दोनों इनकी थी, और ये दोनों का प्रश्न सही एकदम संत दास जी, ठीक है ना, संत चरण दास जी, ये आपको पता होना चाहिए। मुझे ये कमेंट करके बताइएगा संत चरण दास जी के कितने नियम, संत चरण दास जी के जो शिष्य थे वो कितने नियमों का पालन करते थे, इनकी जो उपदेश के अंदर जो कितने नियम बताए गए थे इन्होंने, वो नियम कितने थे, उनकी संख्या कितनी थी, ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और उसके अलावा एक और बता सकते हैं, संत रैदास की छतरी कहां पर बनी हुई है। 61वां प्रश्न, ग्रासिया जनजाति से संबंध नृत्य शैली है गंवरे, बम, लोर, तेरदाली। आप नृत्य के अंदर ग्रासिया जनजाति या फिर शहरिया जनजाति ये सब भी पढ़ के चले जाएंगे, कालबेलिया, ठीक है ना। प्रश्न ऐसे नृत्यों से 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे आपको, ठीक है ना। देखिए गंवरे कौन सा इसमें नृत्य है, तो आपको मैं बता दूं लूर, वालर है, लूर है, ठीक है ना, मांदल है। तो ये आप जरूर याद करके जाइएगा। ग्रासिया जनजाति राजस्थान के अंदर ग्रासिया जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर, सिरोही वाला क्षेत्र में ना। विजयदान देता, ये देता है भाई के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। विजयदान देता
राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई थी। विजयदान देथा रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे। मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही कथन एकदम सही है, दोनों ही कथन सही है, ठीक है ना, दोनों कथन एकदम सही है। विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध क्या थे, लेखक थे, जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक, और विजयदान देथा रूपायन संस्थान के भी रूपायन संस्थान के संस्थापक थे। रूपायन संस्थान बोरुंदा के अंदर स्थापित किए गए। इसके साथ में कोमल कोठारी भी साथ में थे, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं 1960 के अंदर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। बातारी फुलवारी जो कि विजयदान देथा की ही एक बातारी फुलवारी के ही इनों के द्वारा ही लिखी गई है। कई बार पूछा गया है बातारी फुलवारी, ठीक है ना। तो मुझे ये बताइएगा कमेंट करके, जो बातारी फुलवारी है ना, उसको कितने खंड या फिर कितने भाग के अंदर लिखा गया है, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न ये कई बार पूछा गया है, तो आप जरूर बताइएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूची को सुमेलित करना है। जालोर, जयपुर, अलवर, सीकर, इनके सामने इनकी पहाड़ियां दे रखी हैं। बरवाड़ा, झारोला, रघुनाथगढ़, भानगढ़। ये मैं आपको जो मैराथन क्लास थी उसके अंदर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट चोटियां बन सकती हैं उन सबको साथ में एकता करके मैंने बता दिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप वो उस क्लास को जरूर जाके देखिएगा। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ वहीं पर मिलने वाली है। जितनी भी जानकारी होगी वहां पर शेयर की जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन आप इस क्लास को मिस मत करना। और इससे पहले जितने भी मैराथन क्लासेस मैंने डाली है उन सबको देख के जाएगा। आपके 40 में से अगर 40 नंबर का पेपर है ना, तो भी 37, 36, 37, 36 नंबर ला पाएंगे, क्योंकि 1-2 प्रश्न तो ऐसे आएंगे जो किसी को भी मिलने वाले भी नहीं है भाई, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत गहराई में देंगे। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, 1-2 प्रश्न तो अगर, ठीक है ना, वो किसी से नहीं होने वाले, चाहे आप कौन सा भी हो, ठीक है ना। तो आप जरूर मान के चलेगा, पूरे 40 है तो 40 में से आप मान के चलेगा 4 से 5 क्वेश्चन है वो बहुत टफ वाला आएंगे, और उनमें से अगर आपने इस 4 से 5 वाले में से 2 भी कर लेना तो भी अच्छा स्कोर होगा, ठीक है ना। बाकी तो पीछे वाले 35 सवाल तो करके आना ही है भाई, ठीक है ना, वो तो हर कोई करके आएगा। सम्मिलित कीजिएगा। तो आपको बता दें इसके अंदर कौन सा ऑप्शन एकदम सही होने वाला है, तो ऑप्शन इसके अंदर देख बताइएगा। जालोर के अंदर सबसे पहले, जालोर के अंदर जो कौन सा है, जालोर के अंदर झारोला भाई, जालोर के अंदर है। तो आप सबको पता होगा रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है ना। अब देख ले, इन 2 ऑप्शन से भी अगर चेक किया जाए, मतलब डी से भी अगर चेक किया जाए, मतलब डी के अंदर तीसरा ऑप्शन होना चाहिए। तीसरा इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इस हिसाब से भी अगर चौथा ऑप्शन अगर आपको पता हो ना तो भी पता चलेगा। भानगढ़ आप सबको पता है अलवर के अंदर है, और बच्चा कौन, बरवाड़ा आपको जयपुर के अंदर है, तो देख लीजिएगा। जालोर के अंदर झारोला, जयपुर के अंदर बरवाड़ा, अलवर के अंदर भानगढ़ का किला आपने कई बार सुना होगा ना। सीकर के अंदर रघुनाथगढ़ का आपने कई बार पढ़ा है, 1055 इसकी ऊंचाई है, ये तो कई बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। मुझे ये बताएगा राजस्थान के 4 चोटियों का क्रम से लिख के बताएगा, सबसे बड़े, सब उससे छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे, 4 चोटियों का लगातार मुझे क्रम लिख के आप कमेंट करके बताएगा। अगला देखिए 64वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां कोटा में, मुकुंदरा पहाड़ियां, डेरा पर्वत, अलवर पर्वत, गिरवा पर्वत। तो इससे सब सीधा सा पता चल रहा है मुकुंदरा जो पहाड़ियां है वो कोटा के अंदर है, अलवर पर्वत आप अलवर के अंदर है, गिरवा उदयपुर वाला, ठीक है ना। तो ये सुमेलित करना है। सिद्धमुख परियोजनाएं दे रखी हैं, कौन से जिले के अंदर है, नर्मदा है, जवाई है, झाकम है। ये कौन कौन से जिलों के अंदर है। देखिए झाकम का नाम आ गया, इसका मतलब प्रतापगढ़ तो आएगा। सिद्धमुख वाला आ गया तो इसका मतलब चूरू तो मिलना ही मिलना है, मतलब ए के अंदर 4 होगा। ये देखिए चूरू वाला ए के अंदर 4 होगा, यानी कि ए के अंदर 4, एक तो इसमें है, ये दोनों तो कट गए। यही आपको भी मेथड यही लगाना, एलिमिनेशन वाला, जो नहीं आता उसको पहले से काटते। अब देखिए हमें पता था कि भाई 2 अगर पता भी ना हो, जवाई लेकर का तो पाली वाला ऑप्शन होना ही था, ठीक है ना, और एक बचा ये नर्मदा वाला, तो फिर इधर वाला होना ही था, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा। अच्छा ये तो हो गया ना पहला, नर्मदा लेकर, ये देखिए जवाई वाला में ये हो गया, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया ना भाई। नर्मदा जालोर में आती है ना, नर्मदा नहर बाड़मेर जालोर का ये क्षेत्र सिंचित हो रहा है। देखिए पहले के अंदर सिद्धमुख वाले में 4 हो गया, नर्मदा वाले में 1 हो गया, यहां पर 4 आ गया, गलत हो गया, और यहां पर भी 1 आ रहा, इसका मतलब ये भी हो सकता है।
अगला देखिए जवाई वाले में 2 आना चाहिए, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, इसका मतलब पहला ऑप्शन एकदम सही। अगला तो वैसे भी सही हो जाएगा, झाकम उदयपुर प्रतापगढ़। तो इस हिसाब से आपको प्रश्न करना होगा। 64वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के अंदर मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल पर आंधियां को उत्तरदायी कौन सा कारण है। अब जो राजस्थान के अंदर धूल भरी आंधियां बहती हैं उसके लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, तो यह आपको बताना होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। कुछ स्थानों पर सविनय धाराओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियां, जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है। अति तिरोगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ये ऑप्शन दे रखे हैं ना बी वाले और ये वाले, अति तिरोगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियां, दक्षिण पश्चिम हवाओं, ये तो बरसात है। राजस्थान के अंदर जब मानसून आता है उसके लिए ये कारण उत्तरदायी हो रहे हैं दोनों, लेकिन जो हवाएं हैं उनके लिए तो सिर्फ ये एक वाला हो रहा है, ठीक है ना। कुछ स्थानों पर सविनय धाराओं की उत्पत्ति, इसका मतलब केवल ए ऑप्शन ही सही है। जो मई और जून के अंदर जो धूल भरी आंधियां आती है उसके लिए कुछ स्थानों पर सविनय धाराओं की उत्पत्ति होती है, उसी कारण की ये क्या उत्पन्न होती है, आंधियां उत्पन्न होती है। लेकिन ये 2 कारण है ना, ये दोनों कारण आपको मैं बता दूं, ये दोनों कारण राजस्थान के अंदर जब मानसून आता है ना, उन मानसून के लिए ये कारण उत्तरदायी है। अब जब दक्षिण पश्चिम, अरावली की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये पूछ रहा ना दक्षिण पश्चिम हवाओं का समानांतर होना, इसका मतलब अरावली जब तो बरसात कम होती है, मरुस्थलीय वाले क्षेत्र में कम होती है, उत्तर वाले थोड़ी बहुत होती है, लेकिन उसमें भी बंगाल की खाड़ी से आने वाले उसमें से ज्यादा होती है, अरब सागर से कम होती है, 10% होती है, वो 90% बरसात करती है बंगाल की खाड़ी वाली। तो ये मैंने सब कुछ बता रखा है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग कौन सा है, जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, संगमरमर उद्योग। तो देखिए राजस्थान के अंदर सिर्फ आप सबको पता होगा जस्ता गलन के अपने 2 लगे, देबारी और एक और कहां पर लगा हुआ है, एक तो देबारी के अंदर लगा हुआ है और एक लगा हुआ है, अरे उसका क्या नाम है खान का, अरे अब निकल गया मेरे दिमाग से, सीमेंट उद्योग और संगमरमर उद्योग जावर के अंदर भाई, ठीक है ना। देखिए तीनों उद्योग लगे हुए, लेकिन ये अपने इतना ज्यादा है नहीं भाई, ठीक है ना, लेकिन ये तीनों तो है। तो देख लीजिएगा सक इसमें ये गलत हो गया, इसमें स ये गलत हो गया, लेकिन यहां पर 2 है, यहां पर तीनों है, इसका मतलब अब द होना चाहिए। किसका होना चाहिए, अब द होना चाहिए। जस्ता वाला अपने यहां पर है, 2 कारखाने लगे चुके हैं, और बी सीमेंट वाला में भी अपनी यहां पर बहुत अच्छी संभावना है। संगमरमर यानी कि मकराना या फिर जो मार्बल आता है, ये तो अपने यहां पर बहुत बढ़िया वाला किस्म है। मार्बल की सबसे बड़ी मंडी भी है, ठीक है ना, किशनगढ़, और राजस्थान के अंदर सबसे अच्छे क्वालिटी वाला मकराना से जो कि ताजमहल के अंदर भी लगाया हुआ है। तो ये आप बता रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या में न्यूनतम रहा है, तो वो कौन से जिले हैं जहां पर न्यूनतम रहा है। सीकर, धौलपुर, झुंझुनू, चुरू, या फिर बीकानेर, नागौर, या फिर गंगानगर, हनुमानगढ़। तो वो कौन से जिले हैं मैं आपको बता दूं। 2011 की जनगणना के अभी तक आंकड़े हर परीक्षा के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो इनको आपको याद करना होगा। और ये है ना, और ये जिले हैं वो कौन से जिले हैं, बीकानेर और नागौर के अंदर कुल जनसंख्या है, उन कुल जनसंख्या के अंदर अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे कम है। उनकी जनसंख्या का अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो न्यूनतम जनसंख्या है कहां पर, बीकानेर और नागौर के अंदर। 69वां प्रश्न, पंचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है। जो रिफाइनरी लग रही है पंचपदरा, ये बाड़मेर नहीं है भाई, यहां पर बालोतरा होगा अब, ठीक है ना, बालोतरा है, बालोतरा के अंदर है पंचपदरा, ठीक है ना। तो ONGCL एवं भारत सरकार, OIL OL एंड राजस्थान सरकार, HPCL भारत सरकार, HPCL एवं राजस्थान सरकार, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत राजस्थान सरकार। तो आप देखिएगा इस प्रश्न का कई बार पूछा भी गया है और इस प्रश्न का आंसर ये है। और मैं आपको बता दूं इसमें 26-74 की भागीदारी से ये, ठीक है ना, 74-26 हो गया ना, 6 4 10 0 7 8 9 10, ठीक है ना। तो इसकी भागीदारी से ये हो रहा है, ठीक है ना। मतलब HPCL का 74% है, राजस्थान सरकार का 26% है इसके अंदर हिस्सेदारी। 70वां प्रश्न देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है। ये जो ये प्रश्न है ना, राजस्थान के जो शुभंकर घोषित कर रखे हर जिले के एक, तो ये शुभंकर वाला प्रश्न 2015 के अंदर ही इसको पहली बार घोषित किया गया था। उसके बाद से लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है।
तो आप जितने भी जिले हैं उन सब का शुभंकर याद करके जाएंगे। देखिए, भीलवाड़ा का मोर, चुरू का कृष्ण मृग, सवाई माधोपुर का शेर, जैसलमेर का गोडावण, क्या इसमें से कौन सा गलत है? तो आप सबको पता होगा यह सही है, मोर सही है, ये कृष्ण मृग सही है, जैसलमेर का गोडावण सही है, लेकिन यहां पर बाघ था भाई, शेर नहीं है, बाघ है। लेकिन आपको मुझे यह बताना है खड़मोर किसका है? खड़मोर 71वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? लोनी, माई, चंबल, बनास। तो देखिए, ये 56 का मैदान कई बार पूछा जा रहा है, तो ये सब पढ़ के आए थे। 56 बेसिन, 56 गांवों का समूह, 56 नदी नालों का समूह, ये सब माही नदी के किनारे। मैंने नदियां वाला टॉपिक मैराथन वाले में बहुत अच्छे से ढंग से करा रखा है, आप जरूर जाके इन क्लास को देखिएगा, आपको फायदा होगा जरूर। और अगर चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जयपुर, जालोर, जैसलमेर और जोधपुर। देखिए, ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालोर को जाना जाता है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से। ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालोर है। लेकिन मुझे यह बताइएगा, राजस्थान के अंदर मैं आपको बता दूं, पीरा यहां पर पीतला गांव से, जोधपुर से, बादामी है, जयपुर से। हाँ बताइए भाई, जयपुर के अंदर से राजस्थान का किस प्रकार का, जो मैं आपको बता दूं, काला संगमरमर हम जयपुर जिले के कौन से स्थान से प्राप्त करते हैं? ये जिला, वो स्थान आपको बताना है। वैसे कोटा स्टोन कोटा का है भाई, ठीक है ना, लेकिन मैं पूछ रहा हूं काला संगमरमर, और वो जयपुर का स्थान है, ठीक है, बताइएगा। 73वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है संरक्षित क्षेत्र? प्रश्न ये भी आपको स्टार लगा के जाना है। जितने भी संरक्षित क्षेत्र है, मैंने एक शॉर्ट्स बना रखा है, वो शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट्स वीडियो, उसको भी जाके आप जरूर देखिएगा। तो उसके अंदर मैंने बता रखा है, वर्तमान के अंदर अभी 37 थे, लेकिन 2 नवीनतम बने हैं, उनके बाद में बनने के बाद में ये 39 हो जाएंगे। तो ये आप जरूर जाके उनको देख लीजिएगा। देखिए, रोटू नागौर के अंदर ये एकदम सही है। ये पूछ रहा है क्या सुमिलित नहीं है। उमेदगंज अजमेर के अंदर, क्या ये सही है? बीर झुंझुनू, ये तो मुझे सही लग रहा है। गुड़ा विश्वनाथ जोधपुर के अंदर ये भाई, लेकिन आपको पता होगा उमेदगंज वाला ये गलत है, ये अजमेर के अंदर नहीं है। तो जितने भी राजस्थान के जिले हैं, उन सब जिलों का आप शुभंकर याद करके जाएंगे। यानी कि जो संरक्षित क्षेत्र है, जिला कौन सा जिला होगा, कौन से संरक्षित क्षेत्र है, या फिर शुभंकर कितने हैं, उन शुभंकर को आप सबको देख, शुभंकर भी याद करके जाना है। और जितने भी ये मैं बता रहा हूं कंजर्वेशन क्षेत्र, ठीक है ना, रिजर्व वाले, तो ये भी आप पता, जो अभी 39 हो चुके हैं, ये आप सबको देख के जाना है। उसके अलावा शुभंकर सब जिले के अलग अलग हैं, उनको भी आप सबको देखने जाना है। संरक्षित वाला प्रश्न गोगेलाव है, रोटू है, ये तो बार बार पूछा जाना है, दोनों नागौर के अंदर है, तो ये आपको याद करके ही जाना है। 2001-2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? वो कौन सा जिला है जहां पर जनसंख्या न्यूनतम थी? झुंझुनू, गंगानगर, बूंदी, पाली। तो मैं आपको यह भी बता दूं, राजस्थान के अंदर गंगानगर वो एकमात्र जिला है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि 2001-2011 के मध्य राजस्थान का वो कौन सा जिला था जिसके अंदर जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम थी? अधिकतम थे, बताना होगा आपको, ठीक है ना, कमेंट करके, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है? कोटा बैराज, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। आप सबको पता होगा भाई कोटा बैराज। मुझे एक बात बताइए, गांधी सागर बांध क्या राजस्थान के अंदर है? गांधी सागर, क्या गांधी सागर? हमें सिर्फ यही देखना है भाई, गांधी सागर राजस्थान के अंदर नहीं है, ये एमपी के अंदर 50-50 की भागीदारी से चंबल नदी वाली ये परियोजना अपने और राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य चल रही है। इसका मतलब बी है वो गलत है, इसमें बी है, ठीक है ना, इसमें 2 ही है लेकिन इसमें तीनों है, ए सी डी। ऑप्शन अपना चौथा सही होगा, चौथा ऑप्शन एकदम सही होगा, क्योंकि कोटा बैराज भी है, जवाहर सागर भी है, राणा प्रताप सागर भी है। क्षेत्र नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है? अब देखिए बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है, तो एक में देखिए बीकानेर, नागौर, सिटी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, जालोर, जैसलमेर, कोटा, बारा, बूंदी, बीकानेर और नागौर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बूंदी, जालोर। आपको इस प्रश्न करने के अंदर देखिए बूंदी आ ही नहीं सकता, 2 ऑप्शन वैसे भी कट गए, ठीक है ना। अब देखिए यह पूछ रहा है बीकानेर, नागौर,
तो फिर भाई जालोर वाला क्षेत्र भी तो नहीं आ सकता ना, जालोर वाला क्षेत्र भी कैसे आ सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन एकदम एकदम सही होने वाला है, पहला ही ऑप्शन सही होगा। बीकानेर होगा, नागौर होगा, श्रीगंगानगर होगा, हनुमानगढ़ होगा, चूरू होगा। तो इस हिसाब से आप प्रश्न को एकदम देख के डील करना, जिससे कि आपका प्रश्न गलत ना हो। आक्कल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर। तो देखिए आक्कल कास्ट जीवाश्म पार्क है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर है? जैसलमेर जिले के अंदर, जैसलमेर जिले के अंदर है। रातड़िया की डेयरी, अभी एक वहां से हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले, वो भी आप देख के जाएगा। वहां पर कुछ दिन पहले एक मेगा गांव है, वहीं से भी कुछ अवशेष मिले थे, है ना, डायनासोर के, और ये बड़ी चिपकली माना जाता है। तो ये दोनों याद करके जाएगा, मेगा गांव और रातड़िया की डेयरी। तंत्रों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर भी कहा जाता है? झालावाड़, कोटा, बारा और बूंदी। वो कौन सा जिला है जो कि राजस्थान का नागपुर कहा जाता है संतरा उत्पादन के कारण? तो वो कौन सा जिला है? तो आप सबको पता होगा ये झालावाड़ जिला। भाई कौन सा जिला? झालावाड़ जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर संतरों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। 79वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई? ये तो मैंने पहले शुरुआत से ही बता दिया था। और ये कहां से स्टार्ट हुई थी? नसीराबाद से। कब हुई थी? 28 मई 1857 को हुई थी। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूं, यहां पर 15वीं बंगाल नेटिव, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है ना, भाग लिया था। 15 है, ध्यान रखना। बाद में 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ में सहयोग किया था, लेकिन शुरुआत इन्होंने की थी कौन सी? 15वीं। तो ये आपको पता होना चाहिए। एरनपुरा वही है जो पे चलो दिल्ली मारो फिरंगी, है ना, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी जो कि एक अशोक के ठाकुर थे, उन्होंने ये नारा दिया था, तो नाम बता दीजिएगा आपको, उनका क्या नाम है? 80वां प्रश्न देखिए, उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारट को चेतावनी राज चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार की यात्रा भी कैंसिल कर दी थी? चेतावनी राज चुंगटिया नामक एक जो कि सोर्टे लिख के किनको दिए थे? महाराणा फतेह सिंह, प्रताप सिंह, श्याम सिंह, जय सिंह। तो वो कौन थे महाराजा? वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी थे, जिनको ये चेतावनी राज चुंगटिया नामक लिख के दिए थे। तो इनसे ये प्रभावित हो गए थे, फिर दिल्ली दरबार भी नहीं गए थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, महाराणा फतेह सिंह। केसरी सिंह वारड जो कि सापुरा भीलवाड़ा वाला से संबंधित है। भाई अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जॉर्ज लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, मेजर बटन, रिचर्ड। यही तो वो थे भाई साहब। इनका सर काट के कोटा के किले के ऊपर लटका दिया, पहले पूरे गली गली में घुमाया, फिर इनके बेटों को भी मार दिया, फिर इनका सर कोटा के दुर्ग पे लटका दिया गया था। भाई ये आप सबको पता होगा। फिर हुआ क्या था? इनका फिर आरोप, एक व्यक्ति जिसका नाम आप बताएंगे, जिनका फिर बाद में इनका आरोप है, वो राम सिंह सेकंड जो कि यहां पर थे भी, उनके ऊपर मर दिया था। फिर राम सिंह सेकंड को मदन पाल करौली के शासक ने आजाद कराया था। ये पूरी कहानी। मेजर बटन भाई मैं आपको बता दूं, मेजर ईडन जयपुर, मेजर सावर्स मेवाड़, मेजर बटन कोटा और मेजर मैक मोशन जो कि जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट थे। राजस्थान का पहला, मैंने 1857 क्रांति वाला मैंने पहले बता दिया। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए राजस्थान का जो प्रथम एजीजी कौन था? 82वां प्रश्न, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई मानसिंह, सवाई जयसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह। तो किसने करवाया था जयपुर के हवा महल का निर्माण? तो ये निर्माण करवाया था आपके सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने। देखिए हवा महल 5 मंजिला है। अब आपको इसकी जितने भी मंजिलें हैं उन सबको यहां पर कमेंट करके लिखना होगा। 5 मंजिलें हैं, मैंने बता दिया आपको। बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? ये तो अभी हम पढ़ के आए थे भाई, अभी पढ़ के आए थे ना। क्या नाम है? मोर ध्वज निवाल चंद। एक यहां पर देखिए बनी ठनी चित्र शैली के अंदर एक आभूषण का बहुत ज्यादा ही एक प्रयोग हुआ था। उस आभूषण का नाम आप मुझे बताइएगा। सबसे ज्यादा एक आभूषण का प्रयोग हुआ था जो कि सबसे प्रसिद्ध भी रहा था।
तो वो आप बता दीजिएगा। 84वां प्रश्न, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? देखिए जोधपुर नगर की स्थापना किस साल में होती है? तो ये आप सबको पता होगा, 1113, 1459, 1539 या फिर 1526। तो 1459 के अंदर जोधपुर के महाराजा राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थली है गोगामेड़ी, ददरेवा, रामदेवरा, खरनाल। खरनाल आप सबको पता होगा तेजा जी का यहाँ पर है, ठीक है ना। रामदेवरा रामदेव जी का है। अब आपके दो ही बचे भाई, ददरेवा छुरू के अंदर लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था, ठीक है ना, ये आपको बता देना है। 86वां प्रश्न, आवानेरी में स्थित हर्षत माता का मंदिर मूल रूप से किस भगवान को समर्पित था? तो ये बताइएगा। आबानेरी का जो विष्णु मंदिर है, सॉरी हर्षत मंदिर है, मैंने आपको पहले ही उत्तर बता दिया, मतलब आबानेरी का विष्णु मंदिर मैंने कह दिया पहले ही। तो हर्षत माता का मंदिर है वो विष्णु, भगवान विष्णु को समर्पित है भाई। प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, याद कर लीजिएगा। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान में किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या फिर पाली। वो कौन सा जिला है राजस्थान का जहां पर कुड़की नामक स्थान है वर्तमान में? तो वो स्थान है पाली। पाली के अंदर संत मीराबाई का क्या होता है? जन्म होता है। 88वां प्रश्न देखिए, पुरा स्थल आहड़ सभ्यता मैंने पढ़ा रखी है, अभी भी बोल रहा हूं, उन क्लासों को आप जरूर जाके देखिएगा, जरूर से आपके नंबर निश्चित रूप से बढ़ने वाले। मैंने हिंदी की मैराथन डाल रखे हैं, जितने टॉपिक हैं सब क्लियर करा दिए हैं, और भूगोल से संबंधित, इतिहास से संबंधित, करंट अफेयर्स जो कि जनवरी से लेकर अगस्त तक का, राजस्थान, राष्ट्रीय, सब कुछ। तो आप जरूर उन क्लासों को देखिएगा। और चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आहड़ सभ्यता किस युग से संबंधित है? ये पूछ रहा है, किससे संबंधित है? काशी योग से। काशी योग से तो भाई कालीबंगा ये थी ना, सोते प्रथम। लो योग से भी नहीं थे, आपने जोधपुरा वगैरह पढ़ा होगा, जयपुर वाला, तो वो लोह योग से संबंधित है। लेकिन ताम्र पाषाण योग या फिर पूरा पाषाण योग, इनमें से आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ताम्र पाषाण युग की थी, क्योंकि आपको बताया गया था ना कि ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है ये, लेकिन ताम्र युग की जननी, ताम्र जननी गणेश्वर, ताम्र नगरी आहड़, ये भी बताया था ना। तो इसका मतलब तांबा तो इसमें था ही था, ठीक है ना। अब पूरा पाषाण युग के आप एक दो उदाहरण मुझे आप बताइएगा कमेंट में, कोई कौन कौन से। देखिए रागड़ी और निमाड़ी का उप बोलियां है, रागड़ी और निमाड़ी उप बोलियां हैं, वांगड़ी की, मालवी की, मेवाड़ी की या फिर मेवाती की, किसकी उप बोलियां हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ये जो रागड़ी और निमाड़ी है, ये दोनों की दोनों मालवी की उप बोलियां है, ठीक है ना। ये वांगड़ी तो भाई साहब जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में, मेवाड़ी, मेवाड़ के अंदर जो मेवाड़ के जितने भी जिले लगे, मेवाती आपको अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। जो रागड़ी है ये वापस से देख लेना, रागड़ी है, निमाड़ी है, मालवी, ठीक है ना, मालवा वाले क्षेत्र में। देखिए राजस्थान के भी मालवा वाले जिले जो बॉर्डर लगता है उन जिलों में बोली जाती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? तेजाजी की स्मृति में देशनोक, आसित, परबतसर, तिलवाड़ा। ये सीधा सीधा आंसर दिखाई दे रहा है, ये तो। और ये कहां पर लगता है? परबतसर। परबतसर नागौर के अंदर तेजाजी का मेला लगता है। कब लगता है ये आपको बताना है। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। चौहानों के ये राजा हैं, इनका कालक्रम पूछा गया है, किस क्रम में होने वाला है? तो देखिए ये जितने भी है ना, पृथ्वीराज फर्स्ट, उसके बाद में अजय राज आया था, और उसके बाद में अर्णोराज आया था, और उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ आया था, ठीक है ना। तो ये एकदम ऑप्शन एकदम सही है, 1 2 3 4, ये मतलब एकदम क्रम से ही है। मतलब एक इससे मतलब हो सकता है इसके बीच में राजा और आए हैं, लेकिन मतलब पहले दूसरे, मतलब पहले ये आए, मतलब पहले ये आए, फिर बाद में ये आए, ऐसे है, ठीक है। हाँ बीच में तो और है, लेकिन इनका एकदम तो क्रम ऐसे शायद नहीं है कि भाई इसका बाप इसका पुत्र, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बीच में और है, लेकिन ये क्रम से ऐसे ही है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब पृथ्वीराज पहला आया, उसके बाद अजय राजा आया, उसके बाद में अर्णोराज आया, उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ आया। उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था, यानी कि एक नेता ऐसा था जो जयपुर प्रजामंडल का उसका कोई लेना देना नहीं था भाई,
ठीक है ना। देखिए रामकृष्ण जोशी है वो इससे संबंधित थे, दौलतमल भंडारी भी इनसे संबंधित थे, देवी शंकर तिवारी भी संबंधित थे, लेकिन प्रयागराज भंडारी का कोई इनसे लेना देना ही नहीं था, ये सक्रिय नहीं थे जयपुर पूजा मंडल के अंदर। 93वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। थेवा कला प्रतापगढ़ के, क्या ये एकदम सही है? एकदम सही है भाई साहब, थेवा कला प्रतापगढ़ की ही है। मीनाकारी जयपुर की है, मिको यानी कि कुदरत सिंह। अजरक प्रिंट, ये सागानेर की नहीं है, आप सबको पता होगा, अजरक प्रिंट बाड़मेर की है भाई, ठीक है ना। टेराकोटा शिल्प मोलेला ग्राम, ये एकदम सही है, जो राजसमंद के अंदर है भाई। 94वां प्रश्न देखिए, मिलान करने वाला प्रश्न है, कर्णीदान ने कौन सा ग्रंथ लिखा? श्यामल दास ने कौन सा लिखा? मुनोत नरसिंह मारवाड़ पर। देखिए आप सीधा डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। देखिए कर्णीदान ने सूरज प्रकाश, श्यामल दास ने वीर विनोद, सूर्यमल ने वंश भास्कर और मारवाड़ परगनारी विगत मुनोत नरसिंह। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, कर्णीदान के अंदर आना चाहिए सेकंड नंबर ऑप्शन। देखिए इसमें सेकंड आ रहा है, इसमें सेकंड आ रहा है, ये गलत ये गलत, दोनों तो वैसे भी कट गए। अब दो ऑप्शन में से आपको आंसर निकालना है, दो में से ही आंसर निकालना है। तो देखिए श्यामल दास 4 होना चाहिए, ये 4 ये 4, मुनोत नरसिंह 1 होना चाहिए, ये 1 ये 3, इसका मतलब ये गलत ये एकदम सही, पहला ऑप्शन एकदम सही। इतना सही करना है आपको, आपको भी ये ऐसा ही मेथड लगाना है परीक्षा के अंदर। जो नहीं आया उसको सबसे पहले बाहर निकालो, ठीक है ना, उसको बाहर फेंक दी जाए तो फिर बाद में आसान काम हो जाए। आपको पहले ही पता चल गया कि ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, अब 2 के अंदर तो करना भी, और 2 के अंदर आपको रिस्क भी उठानी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर, यह देखिए गुर्जर परिवार वाले शैली का नहीं है, ये ऐसे प्रश्न आते हैं, गुर्जर परिवार शैली के मंदिर नहीं है। वो कौन सा मंदिर है जो गुर्जर परिवार शैली का नहीं है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, गोट मांगलोद का दधिमती माता का मंदिर, चार चौमा का शिव मंदिर। तो ध्यान रखना, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है वो भी तो गुर्जर परिवार शैली का है, और ओसिया के सूर्य मंदिर भी है, और गोट मांगलोद का दधिमती माता का मंदिर भी है, लेकिन ये चार चौमा का शिव मंदिर है वो गुर्जर परिवार वास्तुशैली का नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे जितने भी मंदिर है वो सब आप पढ़ के जाना भाई। सूर्य मंदिर और गुर्जर परिवार शैली और गोमेज शैली, ये सभी मंदिर आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। नृत्य शैली जो ग्राह्य जनजाति से संबंधित नहीं है, ग्राह्य जनजाति से अब की बार पूछा नहीं है, वालर है, मांदल है, लूर है, देखिए ये तो है, ये है वालर है, ये तो हम पढ़ गए हैं, अब ये भी पढ़ गए हैं, और ये एक है, लेकिन गंवरे किसका है? भीलों का, मेवाड़ का नृत्य भाई, तो ये आपको पता होना चाहिए। 97वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ढूढ़ानी की उपबोली नहीं है? ढूढ़ानी की उपबोली नहीं है, तोरावटी, राजावटी, नागरचोल, राठी। अब देखिए इसके अंदर कौन सा होगा, आप बताइए। देखिए सबको पता चल रहा है कि तोरावटी है, राजावटी है, नागरचोल भी है, लेकिन राठी एक गाय की नस्ल है ना, राठी 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 आपको पता होगा ना, राठी वाली गाय, राठी गाय मिलती है भाई। 98 नंबर, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई, कर्नल एबोट, कैप्टन सावर्स, मेजर बटन, कैप्टन मैकमोसन। तो ये इस प्रश्न का तो आंसर अभी पढ़ के आया था भाई, अभी पढ़ के आया। तो ये तो मेजर बटन ही तो थे इनका, और ये तो मेवाड़ वाले में थे, ठीक है, और ये मारवाड़ वाले, इनके जोधपुर वाले क्षेत्र में मारवाड़ है ना, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। मैकमोसन राजस्थान के वो 1857 की क्रांति के समय कौन सा वाला युद्ध के अंदर मैकमोसन मारा गया था? पहले होनार सिंह मारा गया था, एक उससे पहला युद्ध हुआ था, एक बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, एक चलावास का युद्ध होता। अब मुझे यह बताना था आपको कि जो मैकमोसन मारा गया था ना, वो कौन से वाले युद्ध के अंदर मारा गया, ये आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। श्रवण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? नसिया मंदिर अजमेर, रणकपुर मंदिर रणकपुर, दिलवाड़ा मंदिर आबू, नाकोड़ा मंदिर बाड़मेर। तो आपको बता दें इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला ना, वो ध्यान रखना, नसिया जी की मंदिर है, नसिया जी का मंदिर है जो कि अजमेर के अंदर है, उसी का ये श्रवण नगरी हॉल मंदिर इसका हिस्सा है, जैन मंदिर का, ठीक है ना। राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राजाओं अक्सर पट्टिका की जिम्मेदारी थी, मतलब ये इसकी क्या जिम्मेदारी थी, ये पद था, इसकी क्या जिम्मेदारी? मुख्य कोषपाल के रूप में काम करवाना, मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में काम करना, विदेश मंत्री के रूप में कार्य करवाना, या फिर प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करवाना। तो इसका सही आंसर एकदम कौन सा वाला होना चाहिए?
हाँ तो देखिए भाई, मुख्य अधिकारी, मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना, मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना, ये इसका 100वां प्रश्न का क्वेश्चन होगा। चलिए 101वां प्रश्न देखिए, मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत परिवार कौन था? प्रथम राजपूत परिवार कौन था? तो ये तो आपको चौहान, कछवाहा, राठौड़, गहलोत, तो ये सबको पता है। सबसे पहले इन्होंने ही सबसे पहले मुगलों के संबंध, वैवाहिक संबंध बताए थे, है ना, वैवाहिक संबंध, तो ये आपको पता होना चाहिए। 102, भौरट का पठार यहां अवस्थित है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोकुंड तक, पूर्वी दिल्ली से जयपुर तक, या फिर आमेर से नाहरगढ़ तक, जोधपुर से उत्तरी अजमेर तक। तो इसका तब ये भी हम पहले पढ़ के आए थे, और ये आपको पता होगा उदयपुर के कुंभलगढ़ से गोकुंडा के मध्य। कुंभलगढ़ वैसे अब इसमें प्रश्न के हिसाब से दे रखा तो यही ऑप्शन सही होगा, लेकिन कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। तो 103, 11 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित किया गया? महिला साक्षरता दर किन जिलों के अंदर सबसे कम अंकित किया गया? तो ये तो आप सबको पता होगा कि महिला साक्षरता दर है वो सबसे ज्यादा एक से जालोर है, बाड़मेर भी होगा और सिरोही भी होगा। और देखिए, जैसलमेर, सिरोही, जालोर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, सिरोही, बांसवाड़ा, जालोर, जैसलमेर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, और जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर। देखिए इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जैसलमेर भी सही है, चित्तौड़गढ़ नहीं हो सकता, बांसवाड़ा नहीं हो सकता, और सवाई माधोपुर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब तो ये सही है एकदम, जैसलमेर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर एकदम सही है, जहां की महिला साक्षरता दर सबसे कम रही है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि जो जैसलमेर की भी कम रही है, उसके अलावा बाड़मेर की भी कम रही है, और जालोर की सबसे कम रही है, आप सबको पता होगा, और सिरोही की भी कम रही है। तो ये चारों जिले थे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, राजस्थान का लौटते मानसून की ऋतु है, लौटता हुआ मानसून की ऋतु है, जुलाई से अगस्त, जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर, या फिर मार्च से जून। तो राजस्थान के अंदर जब मानसून, आपको यह तो पता रखना होगा कि देखिए अरब सागर की शाखा राजस्थान के अंदर 10% बारिश करती है, बंगाल की खाड़ी से 90% वर्षा होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। मुझे यह बता देगा कि राजस्थान के अंदर जो औसत वर्षा है ना, वो कितनी है, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य मानसून का वापस जाने का समय है भाई, ठीक है ना, लौटते मानसून। जाकम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? टोंक, भरतपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये हम पढ़ चुके हैं। जाकम नदी के ऊपर, ये प्रतापगढ़ के अंदर भाई, ठीक है, ये हम पढ़ के आए अभी थोड़ी देर पहले। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 56 का मैदान, ये भी हम पढ़ के आए भाई, ये ध्यान रखिएगा, प्रतापगढ़, सॉरी, अच्छा इसका तो सीधा आंसर भी लिख रखा है, यहां पर डूंगरपुर था भाई, ठीक है ना, और यही इसका आंसर होने वाला, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की, सॉरी 56 का मैदान पूछ रहा है ना, एक मिनट, 56 का मैदान जिला पूछ रहा है, नदी माई है, एक जिला पूछे तो बांसवाड़ा है, लेकिन दो जिले साथ में पूछे तो एक प्रतापगढ़ वाला और होगा भाई, डूंगरपुर नहीं होगा भाई, प्रतापगढ़ होगा, ध्यान से सुन लेना भाई। 56 का मैदान पूछे, नदी पूछे तो माही, एक जिला पूछे तो बांसवाड़ा, दो जिले पूछे तो प्रतापगढ़ साथ में रखना है, डूंगरपुर को साथ में नहीं रखेंगे आप, ठीक है ना, तो ये पता करना होगा। चलेगा, अगला प्रश्न 107वां, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? बारां, झालावाड़, बूंदी, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चारों जिलों में से सबसे ज्यादा ये कहां पर निवास करती है? बारां जिले के अंदर। और मुझे बताइएगा, शहरियों का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है? गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? गंगानगर से हनुमानगढ़ जिला अलग हो गया, कब गठन हुआ था? क्या तारीख थी? 1/8/1994, 18/4/1996, 18/4/1995, 12/7/1994। तो बताइएगा इसकी तारीख क्या होने वाली है? तो मैं आपको बता दूं, 12 जुलाई 1994 को क्या होता है, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का अलग निर्माण होता है। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिला बनता है, 12 जुलाई 1994 को। 109 प्रश्न, निम्न में से कौन से कछुआ शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर की अपनी राजधानी बनाया था? तो दूल्हे राय, गोकुलदेव, जयसिंह, मानसिंह। देखिए, कछुआ शासक में मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी तीसरी राजधानी बनाया था। यह हालांकि, तो देखिए ये राजधानी है ना,
ये तीसरी राजधानी है, ठीक है ना, तीसरी राजधानी। उससे पहले 2 राजधानी और बन चुकी थी, तो ये आमेर तीसरी राजधानी है, जयपुर चौथी राजधानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये किसने बनाई थी? ये कोकिल देव ने बनाई थी। पहली दुलेराय ने बनाई थी 2 साल को बड़ गुजरों को हरा कर, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी आप कमेंट करके बताएंगे कौन सी है, चौथी मैंने बताई दी। चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं, सम्मिलित कीजिएगा। हमिनायण बोर वीर मायण है, ठीक है ना, यहां पर वीर मायण है, रघुनाथ रूपक और ये सामने दे रखे हैं, इनको क्या करना है? सुमिलित करवाना है। सुमिलित करने वाला प्रश्न है। देखिए हमिरायण ने आपको सबको पता होगा, ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही होने वाला है? जिसका ऑप्शन सही आपको नहीं लगता उसको सबसे पहले बाहर निकालेगा। देखिए सबसे पहले मुझे एक बात ये पता चल गया कि मुझे रघुनाथ वीर मायण मुझे पता है कि भांडव व्यास होगा। अब देखिए दूसरा मुझे पता है, अब देख लीजिएगा दूसरे के अंदर आना चाहिए क्या? 3 आना चाहिए। एक मिनट सॉरी, ये नहीं होगा इसके अंदर। वीर मायण के अंदर क्या होने वाला है? वीर मायण के अंदर ये जो इसके आगे लिखा ना ये वीर मायण है, बार मायण के, ये इसका होगा। और तो देखिए दूसरे के अंदर एक होना चाहिए, दूसरे के अंदर एक, इसमें भी है इसमें भी है। अब ये देखिए हमिरायण है ना, हमिरायण है वो भांडव व्यास होगा भाई, ये वाला। तो मतलब पहले के अंदर 3 होगा, पहले के अंदर 3 इसमें है, लेकिन ये तो पहले से ही कट गया क्योंकि बीच में एक है नहीं, तो इसमें है नहीं, यही सही है भाई। ठीक है भाई, यही सही है। हमिरायण भांडव व्यास होगा, वीर मायण बादर होगा, रघुनाथ रूपक जो कि मंचाराम सेवक होगा। तो ये एकदम सही है। हमिरायण भांडव व्यास वीर मायण बादर रघुनाथ रूपक मंचाराम सेवक, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि साहित्य वाले में से प्रश्न आते हैं भाई, साहित्य को सही ढंग से देख के जाना होगा। 111 1857 की क्रांति में नसीराबाद में विद्रोह करने वाले बटालियन थे, मैंने अभी बताया था। बॉम्बे लॉयर्स, 3वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, तो ये पहले बता चुका हूं मैं प्रश्न। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये प्रश्न आता है, आपको सिर्फ याद करना है। मतलब छोटा सब, राजस्थान छोटा है, भारत में तो वो 30वीं हो जाएगा, यहां पर 15वीं है, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा? घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरे ताली, कथक। तो केवल पुरुषों द्वारा, तो आप सबको पता है कच्ची घोड़ी, आपको एक घोड़ी का रूप देके वो नाचते हैं भाई, ठीक है ना। ये एक व्यवसायिक नृत्य है, ये एक सिखावटी का नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कच्ची घोड़ी सिखावटी का है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, व्यवसायिक नृत्य है। कौन सा युग्म असंगत है? आर्थुणा कर लो। आर्थुणा मंदिर बाड़मेर, हर्षत माता मंदिर आबानेरी दौसा, और विभूषण मंदिर कैथुन कोटा, हर्षनाथ मंदिर सीकर। देखिए ये वाला सही है, आबानेरी वाला सही है, ये भी सही है। आर्थुणा मंदिर बांसवाड़ा के अंदर है, जबकि ये बाड़मेर लिख रखा है, ये गलत है भाई, बांसवाड़ा के अंदर है। 114 नंबर प्रश्न, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिएगा। ये देखिए लिखा वही है, ये वही लिखा है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें चेंज हुआ है, या फिर वो पीछे प्रश्न आया था वही है। ये पीछे प्रश्न आया है वही है, या फिर चेंज हुआ है? चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। ये प्रश्न पीछे आ चुका भाई, अभी तो बताया था, ठीक है ना, रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिएगा ना, अच्छा डबल लिख रहा है, सुमेलित कीजिएगा। कोमलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय, देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, टाइगर रिजर्व, ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा सही होने वाला है? कोमलगढ़ वाला, या फिर आपको सबको पता है कोमलगढ़ राजसमंद में है, मतलब ए के अंदर चौथा ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा ये तो सब एक सही गलत सब हो गया भाई, एक सही हो गया। कोमलगढ़ आपको पता है राजसमंद के अंदर है, तो केवलादेव आपको सीधा पता चला गया भरतपुर के अंदर, मरु वाला जैसलमेर के अंदर, टाइगर रिजर्व सरिस्का, ठीक है ना। अगला देखिए मेवात सर्किट, शेखावटी सर्किट, मरु सर्किट, मेरवाड़ा सर्किट। तो इससे भी आपको पता चल रहा है, मेवात वाले में अलवर भरतपुर वाले, ठीक है। शेखावटी वाले में ये गलत दे रखा है ना, शेखावटी वाले चिरू सीकर झुंझुनू होना चाहिए, मतलब एक में तो एक आ सकता है, फिर 3 आ जाएगा,
फिर मरु सर्किट में 4 आ जाएगा और इसमें 2 आ जाएगा। ये ऑप्शन एकदम सही है। तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। देखिए मेवात वाले में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये वाले जिले आते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा सिक्योरिटी वाले सीकर, झुंझुनू, चुरू ये वाले, मरु सर्किट में जोधपुर वाला ये वाला क्षेत्र है, और मेरवाड़ा में अजमेर, मेरवाड़ा वाला, पुष्कर, रेवाड़ा, ठीक है ना। तो ये वाला आपको पता होना चाहिए, मेड़ता, नागौर, ठीक है। 117वां प्रश्न, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? कांसा परोसा सिंचाई की एक किस्म, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक प्रकार की लाग, या फिर भूमि का एक प्रकार। तो देखिए तो आपको ये लिख रखा है सी। मैंने एक जहां पर भी आगे कोष्टक करके कुछ लिखा होता है ना, लगभग काफी हद तक वो प्रश्न, वो ऑप्शन सही होने का चांस रहता है, लेकिन ज्यादातर में नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का लाग। संत पीपा की गुफा कहां है? पिपाट, टोडा, धनेरा, गागरोन। तो ध्यान रखिएगा, संत पीपा की गुफा पूछे, मंदिर पूछे, ये सब कहां पर है? गागरोन। हालांकि अलग अलग जगह में उटोडा, रायसिंह नगर वाला दिया है, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का सही आंसर गागरोन माना है, तो आपको भी गागरोन लिखना होगा, ठीक है। 119वां प्रश्न, गजनेर, किराड़ू, जग मंदिर सुमेलित करना है। गजनेर कहां पर है? बीकानेर में, किराड़ू बाड़मेर में, जग मंदिर उदयपुर के अंदर। देखिए गजनेर, बीकानेर मैंने कि पहले में 3 आना चाहिए, ये तो पैसे भी कट गए। किराड़ू बाड़मेर आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए, ये कट गया, ये सही हो गया, और जग मंदिर 2 हो गए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से प्रश्न करने होने चाहिए। देखिए अगला प्रश्न लेते हैं, 120वां प्रश्न, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत दास जी ने, चरण दास जी ने, स्वामी लाल गिरी जी ने, और एक है भोलानाथ जी ने। तो अलखिया संप्रदाय आपको बता दें, अलखिया संप्रदाय स्वामी लाल गिरी जी, स्वामी लाल गिरी जी इसके क्या थे? क्या थे इसके? स्वामी लाल गिरी जी इसके संपादक थे, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अलवर जिले के जोगी जातियों के द्वारा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? अलवर जाति के, तो अलवर जाति के लोग, अलवर जाति के लोग रबाज है, भपंग है, सारंगी है, जंतर है। तो कौन सा है? तो ध्यान रखना, वो वाद्य यंत्र कौन सा है? भपंग, ठीक है ना। वो वाद्य यंत्र कौन सा है? भपंग है भाई, भपंग वो वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? भपंग वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न ले लेते हैं, नागौर का भूगांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? जट पटी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटी सूती शॉल, या फिर हस्त निर्मित कागज। कौन सा है? तो ध्यान रखना, ये जो नागौर का जो भूगांव है, नागौर का जो भूगांव है वो आपके ध्यान रखिएगा इसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए यह प्रसिद्ध है। कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? आपके नागौर का भूगांव। तो यह आपको पता होना चाहिए। चलेगा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? राजस्थान साहित्य अकादमी 1969। अच्छा इसमें एक पूछ रहा है सही कौन सा है ना, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। मतलब ये गलत है, यही एक सही है भैया, ये वाला जो 1957 वाला है ना, ये एकदम सही है, क्योंकि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 में इसकी स्थापना होती भाई, ये आपका एकदम सही है। चलेगा अशोका अष्टमी। अशोका अष्टमी मनाई जाती है, कब मनाई जाती है अशोका अष्टमी? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, वैशाख शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, या फिर कब मनाई जाती है? तो या फिर चैत्र शुक्ल अष्टमी को। इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला ये वाला, चैत्र शुक्ल अष्टमी को हम क्या मनाते हैं? चैत्र शुक्ल अष्टमी को हम अशोका अष्टमी मनाते हैं। चैत्र शुक्ल अष्टमी को हम अशोका अष्टमी मनाते हैं। चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को हम अशोका अष्टमी मनाते हैं। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, शेखावती किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, या फिर माणकीलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। किसके प्रयास से शेखावती आंदोलन समाप्त हुआ था? तो आपको बता दें हीरालाल शास्त्री। कौन है? हीरालाल। हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से ये क्या हुआ था? यह आंदोलन समाप्त हुआ था। सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? 1882, 1858, 1860, 1857।
तो सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा। तो इनके द्वारा जो कला जो राजस्थान के जयपुर के अंदर ये स्थापना की गई थी वो 1857 के अंदर स्थापना की गई थी। कब की गई? 1857 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा। अगला प्रश्न है नाथ द्वारा का मूल नाम। ये तो आप सबको पता हो गया भाई, क्या था? सियार था। ये तो आपने पहले भी पढ़ के आए। बस इतने ही प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। ये सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। उसके अलावा ये आप बताइएगा इसके बाद में आज मैंने ये 130 के आसपास ये क्वेश्चन थे, 126 हो गए, सॉरी 127 126 क्वेश्चन आपको मिले हैं। 127 मिनट, हाँ 127 क्वेश्चन है। 127 के आसपास इस क्लास के अंदर आपको राजस्थान के भूगोल, संस्कृति और इतिहास से संबंधित क्वेश्चन मिले। अब जो आगे वाली क्लास है वो इंपोर्टेंट मैं आपके लिए हिंदी की मैराथन प्रश्नों की लेके आ रहा हूं। उसके अलावा मैं पॉलिटी से संबंधित, संपूर्ण पॉलिटी से संबंधित ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना के लेके आ रहा हूं। उन क्लासों को भी आप जरूर जाके देखिएगा। और इससे पहले अगर पीछे जो मैंने रिवीजन क्लासें डाली है जो कि संपूर्ण सिलेबस के आधारित है, उन क्लासों को अगर आपने नहीं देखा उन क्लासों को जरूर जाके देखिएगा। आपको निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। इन क्लासों को बार बार आप रिवीजन जितना ज्यादा करेंगे उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि प्रश्न पेपर जब साथ हाथ में आएगा उस समय नेगेटिव मार्किंग की बहुत ज्यादा चांस रहता है। और अगर आपका रिवीजन या फिर अधिक से अधिक प्रश्न निकाले हुए होंगे तो फिर आपका आत्मविश्वास एक अलग ही जगेगा। तो जरूर से आप उन क्लासों को देखिएगा। अब तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं, कोई भी भाई अगर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे भी कोई भी जानकारी होगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएगी। उसके अलावा चैनल पर जो भी कोई भी क्लास या फिर नोटिफिकेशन होगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और क्लास का आप निःशुल्क इनका फायदा उठाएगा, जो कि और सपोर्ट कीजिएगा। और इन क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं आप, शेयर करने की सपोर्ट कीजिएगा भाई। ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को तक इन क्लास को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगला वीडियो हिंदी और पॉलिटी, इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, जो मजबूत या क्या है वो प्रश्न आ ही सकता है, उन प्रश्नों से संबंधित जितना भी मैटर है मैं इकट्ठा करके आज ही क्लासें अपलोड कर दूंगा और कल एक क्लास और अपलोड कर दूंगा। इसी हिसाब से पूरे का पूरा आपका एकदम रिवीजन कराने वाला है 4th ग्रेड। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी 4th ग्रेड का एग्जाम दे रहा है उन सबको बेस्ट ऑफ लक और आपको सफलता मिले और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है ना।